71 अध्याय 071 माता पिता का पुनर्जन्म। अर्नव येगर ने स्वाभाविक रूप से बोरिस कैहिल के अविश्वास और झुंझलाहट को महसूस किया। ऐसा प्रतीत होता था कि कुछ लाभ दिए बिना बोरिस भविष्य में ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स के साथ ईमानदारी से सहयोग नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए अर्नव येगर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, राष्ट्रपति कैहिल, क्या आप पिछले 2 वर्षों से कमजोर और शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं? हमेशा 3 मिनट के भीतर जल्दबाजी में काम खत्म कर देते हैं। ये सुनकर बोरिस कैहिल पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर उन्होंने पूछा, आपको कैसे पता चला? बेशक, मैं बता सकता था। लायनल येगर ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्या तुमने अभी अभी अपने बहनोई को मुझे कुछ कहते हुए नहीं सुना? बोरिस कैहिल ने याद करते हुए कहा, मेरे बहनोई ने अभी अभी आपको डॉक्टर येगर कहकर पुकारा। क्या आप एक डॉक्टर हैं? यह सही है। अर्नव येगर ने सिर हिलाया। बोरिस कैहिल ने उत्सुकता से अर्नव येगर की ओर देखा। सहायक येगर, चूंकि आप मेरी समस्या का निदान कर सकते हैं, तो क्या आप इसका इलाज भी कर सकते हैं? बिल्कुल। अर्नव मुस्कुराया और बोला, मैं अभी आपको एक पर्ची लिख दूंगा। आपको बस डॉक्टर के बताए निर्देशों का पालन करना है, आधे महीने तक दवा लेनी है, और आपकी समस्या हल हो जाएगी। इसके अलावा, ये भविष्य में आपके प्रदर्शन के समय को काफी बढ़ा देगा, और इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होंगे। कितनी देर? बोरिस कैहिल ने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए अपने हाथों को रगड़ा। अर्नव येगर ने संयमित ढंग से कहा, कम से कम 20 मिनट। क्या 20 मिनट? बोरिस कैहिल उत्साह से चिल्लाए बिना नहीं रह सके और अर्नव येगर का हाथ पकड़कर बोले, सहायक येगर, नहीं, दिव्य डॉक्टर येगर। अगर आप सचमुच मेरी समस्या का समाधान कर सकें और इसे 20 मिनट तक बढ़ा सकें, तो आप मेरे दूसरे माता पिता के समान होंगे। आपको पता होना चाहिए कि उसे ये समस्या 2-3 साल से है। इन 2-3 वर्षों के दौरान उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उनमें से कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर सका। इसीलिए, चाहे अपनी पत्नी के सामने हो या अपनी प्रेमिकाओं के सामने, वह कभी भी गर्व से सिर ऊंचा नहीं कर पाता था। अब, ये सुनकर कि कोई उसकी समस्या का इलाज कर सकता है और उसकी क्षमता को 20 मिनट तक बढ़ाने में मदद कर सकता है, भला वह उत्साहित क्यों नहीं होगा? आखिरकार, ये क्षमता एक व्यक्ति की गरिमा को प्रभावित करती है। इस समय, बगल में बैठी जूलिया स्टीवर्ट उन्हें असमंजस भरे चेहरे से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कह रहे हैं। शक्तिहीन, 3 मिनट, 20 मिनट से उसका क्या मतलब है? हालांकि, उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे, क्योंकि वह बाद में अर्नव येगर से इस बारे में पूछने की योजना बना रही थी। अर्नव येगर ने हंसते हुए अपना हाथ छुड़ाया और कहा, राष्ट्रपति कैहिल, ज्यादा उत्साहित मत होइए। मैं अभी आपके लिए एक पर्ची लिख दूंगा। ठीक है, ठीक है। बोरिस कैहिल ने बार बार सिर हिलाया, फिर अर्नव येगर को कागज और कलम थमा दी। अर्नव येगर ने कागज और कलम उठाए, जल्दी से एक नुस्खा लिखा और उसे बोरिस कैहिल को सौंप दिया। बोरिस कैहिल ने नुस्खे को ऐसे लिया मानो वह कोई खजाना हो और कहा, हे ईश्वर येगर, अगर आप सचमुच मेरी समस्या का इलाज कर सकते हैं, तो मैं आपको जरूर धन्यवाद दूंगा। अर्नव येगर ने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, इसके बजाय राष्ट्रपति स्टीवर्ट को धन्यवाद दें। अगर वह मुझे यहाँ नहीं लाती, तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाता। बिल्कुल। बोरिस कैहिल ने सिर हिलाते हुए कहा, राष्ट्रपति स्टीवर्ट, अगर डिवाइन डॉक्टर येगर मेरी समस्या का इलाज कर देते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि आपकी कंपनी को आपूर्ति की जाने वाली औषधीय सामग्रियों पर मेरा लाभ मार्जिन 10% और कम हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूं कि जब तक ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स एक दिन के लिए भी अस्तित्व में रहेगी, ट्रेजर फॉरेस्ट हर्ब्स कभी भी हमारा सहयोग समाप्त नहीं करेगी। अरे! जूलिया स्टीवर्ट अचानक हैरान रह गईं। राष्ट्रपति कैहिल, क्या आप सच में ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल। बोरिस कैहिल ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, जब मैं, बोरिस कैहिल, बोलता हूं, तो मेरा मतलब वही होता है। जूलिया स्टीवर्ट बेहद खुश थीं। तो धन्यवाद, राष्ट्रपति कैहिल। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज ट्रेजर फॉरेस्ट हर्ब्स के साथ सहयोग जारी रखने के साथ साथ उन्हें एक अप्रत्याशित आश्चर्य भी मिलेगा। ऐसा लगता था कि जब तक अर्नव येगर मौजूद थे, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। बोरिस कैहिल ने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर मेरी समस्या वाकई ठीक हो गई है, तो मुझे ही आपका धन्यवाद करना चाहिए। इसके बाद, अर्नव येगर और जूलिया स्टीवर्ट ने बोरिस कैहिल से थोड़ी देर बातचीत की और फिर चले गए। पार्किंग स्थल की ओर जाते समय, जूलिया स्टीवर्ट ने पूछा, लायनल, शक्तिहीन, 3 मिनट, 20 मिनट से आपका क्या मतलब था? और आपने राष्ट्रपति कैहिल को क्या सुझाव दिया था? वह इतना उत्साहित क्यों था? ओह! अर्नव येगर ने अपनी नाक खुजाई और कहा, जूलिया, बेहतर होगा कि तुम ये सवाल न पूछो। जूलिया स्टीवर्ट ने कमर पर हाथ रखकर गुस्से से कहा, मुझे बताओ। अच्छा तब। अर्नव येगर ने बेबसी से मुस्कुराते हुए जूलिया स्टीवर्ट के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। पलक झपकते ही, जूलिया का चेहरा कानों तक लाल हो गया। जूलिया,
ये मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन ये तुम ही हो जो जानना चाहती हो। अर्नव येगर ने ये कहा और फिर भाग गया। आप बिगाड़ने, मैं तुम्हें मार दूंगा, जूलिया चिल्लाई और उसके पीछे भागी। एलिप्सिस। कंपनी में लौटने के बाद जूलिया स्टीवर्ट अपने कार्यालय गई और कंपनी के मामलों से निपटना जारी रखा। दूसरी ओर अर्नव बगल वाले कमरे में सहायक के कार्यालय में चला गया। ये कार्यालय सहायकों के लिए था और पहले यहाँ केवल सनी टॉल्किन ही काम करती थी। अब चूंकि अर्नव येगर भी सहायक बन गए थे, इसलिए उन्होंने कार्यालय में एक और डेस्क और कुर्सी जोड़ दी। अर्नव को अंदर आते देख सनी झट से खड़ी हो गई और उसके पास जाकर पूछा, असिस्टेंट येगर, कैसा रहा? अर्नव मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, सब कुछ सुलझ गया है। जब तक हमारी कंपनी दिवालिया नहीं हो जाती, ट्रेजर फॉरेस्ट हर्ब्स हमारा सहयोग समाप्त नहीं करेगी। वास्तव में सन्नी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। सहायक येगर, मुझे जल्दी से बताइए, आपने राष्ट्रपति कैहिल से कैसे बात की? लायनल ने कुछ भी नहीं छिपाया और सन्नी को ट्रेजर फॉरेस्ट हर्ब्स में कुछ समय पहले हुई घटना के बारे में विस्तार से बताया। बेशक अर्नव ने सिर्फ इतना ही बताया कि वह बोरिस कैहिल की पुरानी समस्या का इलाज कर सकता है, लेकिन उसने सन्नी को यह नहीं बताया कि समस्या क्या थी। अर्नव की बातें सुनने के बाद सनी ने आह भरी और कहा, राष्ट्रपति स्टीवर्ट की आपके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को ढूंढने की दूरदृष्टि की मैं वास्तव में प्रशंसा करती हूँ। हालांकि आपको व्यापार संबंधी मामलों की ज्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी आप हर परिस्थिति को संभाल सकते हैं। अर्नव ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, सहायक टॉल्किन, क्या आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? बिल्कुल, सनी ने सिर हिलाया। अर्नव ने होंठों को चटकाते हुए कहा, क्या आपको यकीन है कि आप व्यंग्य नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। सनी ने बार बार अपना सिर हिलाया और कहा, शुरुआत में तो मैं तुम्हें बहुत ही नीचा समझती थी, लेकिन कुछ घटनाओं के बाद मैं तुमसे और भी ज्यादा प्रभावित होने लगी। मैं तो बस मजाक कर रहा था, परेशान मत होइए। लायनल हंसते हुए बोला, सहायक टॉल्किन, मेरी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप अपना काम कीजिए। इतना कहकर अर्नव अपनी डेस्क पर बैठ गया और आंखें बंद करके आराम करने लगा। बेशक सन्नी को ऐसा लग रहा था कि अर्नव बस झपकी ले रहा है, लेकिन असल में वह साधना कर रहा था। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका था। सहायक येगर, सहायक येगर। जैसे ही आवाज उसके कानों में गूंजी, अर्नव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि सनी उसके सामने खड़ी है। लायनल ने हैरानी से पूछा, सहायक टॉल्किन, क्या बात है? सनी ने अपना मुंह खोला और फिर सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। यह क्या है, मुझे बताओ, अर्नव ने दोबारा पूछा। सनी ने कुछ गहरी सांसें ली और सावधानी से पूछा, सहायक येगर, क्या आप मुझे 10,000 युआन उधार दे सकते हैं? अध्याय 72, वह मेरा मंगेतर है। पैसे उधार लो। अर्नव येगर हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सन्नी टॉल्किन उनसे कर्ज मांगेगी। सनी ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, सहायक टॉल्किन, अगर आपके पास पैसों की कमी है, तो इसके बारे में भूल ही जाइए। मान लो कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। इतना कहकर सनी जाने के लिए मुड़ गई। इंतजार। लायनल ने झट से सन्नी को पुकारते हुए कहा, सहायक टॉल्किन, मैंने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दूंगा। उन्होंने पहले एक नया खाता खोला था और पिछली अवधि के अपने सभी चिकित्सा बिलों को उसमें स्थानांतरित कर दिया था। तो अब उनके खाते में 10 अरब से अधिक की रकम थी। उसके लिए 10,000 युआन कुछ भी नहीं थे। सनी ने उत्साह से पूछा, क्या आप सचमुच मुझे पैसे उधार देने को तैयार हैं? अर्नव ने सिर हिलाया और कहा, हम न केवल सहकर्मी हैं बल्कि दोस्त भी हैं। बेशक मैं आपको पैसे उधार देने को तैयार हूं। हालांकि मुझे जिज्ञासा है, राष्ट्रपति स्टीवर्ट के सहायक के रूप में आपका मासिक वेतन कम नहीं होना चाहिए। आप 10,000 युआन क्यों नहीं जुटा सकते? सनी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मेरी अपनी भी कुछ मुश्किलें हैं। लायनल ने पूछा, आखिर हुआ क्या था? क्या आप मुझे बता सकते हैं? ओह, सनी ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, लेकिन वह और कुछ कहना नहीं चाहती थी। चूंकि आप और कुछ नहीं कहना चाहते, इसलिए मैं ज्यादा पूछताछ नहीं करूंगा। अर्नव ने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे खाता संख्या दीजिए और मैं तुरंत आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है। सनी ने सिर हिलाया और फिर अर्नव को एक खाता संख्या दी। लायनल ने तुरंत 10,000 युआन सन्नी को हस्तांतरित कर दिए। धन प्राप्त करने के बाद सनी ने जल्दी से कहा, सहायक येगर, जैसे ही मुझे इस महीने का वेतन मिलेगा, मैं आपको तुरंत वापस कर दूंगा। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अर्नव ने अपना सिर हिलाया और फिर कहा, सहायक टॉल्किन, अगर आपको वास्तव में कोई समस्या है, तो मुझे सीधे बता दीजिए। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। आखिरकार हम दोस्त हैं, है ना? हाँ। सनी की आंखों में आंसू भर आए और उसने सिर हिलाया। अर्नव ने उसे हल्की सी मुस्कान दी और कहा, ठीक है, जाओ अपना काम करो। जैसे ही शाम हुई और कंपनी के लगभग सभी लोग चले गए, अर्नव राष्ट्रपति के कार्यालय में गया।
हालांकि जैसे ही वह राष्ट्रपति कार्यालय के दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुला और जूलिया स्टीवर्ट हाथ में एक बैग लिए बाहर आई। राष्ट्रपति स्टीवर्ट, क्या आप अब काम से जा रहे हैं? अर्नव ने उत्सुकता से पूछा। पिछले कुछ दिनों से जूलिया लगभग हर दिन ओवरटाइम काम कर रही थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह आज इतनी जल्दी काम से चली जाएगी। जूलिया बहुत खुश लग रही थी। मेरे एक पुराने विश्वविद्यालय मित्र ने मुझे फोन किया और मुझे रात के खाने पर आमंत्रित किया। आप भी क्यों नहीं आते? जरूर, अर्नव ने सिर हिलाकर सहमति जताई। वे भूमिगत पार्किंग स्थल पर गए और कार में बैठ गए। लायनल ने पूछा, वैसे जूलिया, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें रात के खाने पर कहाँ आमंत्रित किया है? जूलिया ने उत्तर दिया, क्लाउड काल्ड्रॉन होटल। उन्होंने पहले ही एक प्राइवेट रूम बुक कर लिया है, इसलिए हम सीधे वहीं जा सकते हैं। क्लाउड काल्ड्रॉन होटल? अर्नव असमंजस में दिख रहा था। क्या यह आपके परिवार के व्यवसाय का हिस्सा नहीं है? आपके दोस्त ने वहां बुकिंग कैसे करा ली? जूलिया ने बताया कि क्लाउड काल्ड्रॉन होटल रिवर सिटी के सबसे आलीशान 5 सितारा होटलों में से एक था, जिसकी शहर के चारों जिलों में शाखाएं थीं, और इसका प्रबंधन जूलिया के पिता, जस्टिन स्टीवर्ट द्वारा किया जाता था। जूलिया ने कहा, मेरी दोस्त को नहीं पता कि मैं स्टीवर्ट परिवार का हिस्सा हूं। हालांकि चूंकि वह मुझे वहां डिनर पर ले जा सकती है, इससे स्पष्ट है कि हाल के वर्षों में उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी रही होगी। ओह, अर्नव ने सहमति में सिर हिलाया और फिर सीधे क्लाउड काल्ड्रॉन होटल की ओर गाड़ी चला दी। क्लाउड काल्ड्रॉन होटल पहुंचने और कार पार्क करने के बाद अर्नव येगर जूलिया स्टीवर्ट के पीछे पीछे होटल में चले गए। जैसे ही अर्नव येगर और जूलिया स्टीवर्ट होटल में दाखिल हुए, व्यस्त लॉबी मैनेजर सॉयर लुइस और वेट्रेस का एक समूह उत्साहपूर्वक उनका स्वागत करने के लिए आगे आया। युवती, आप यहाँ क्यों आई हैं? वह जूलिया स्टीवर्ट का अनादर करने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि वह जानता था कि पूरा होटल उसी का है। जूलिया स्टीवर्ट ने कहा, एक दोस्त ने मुझे रात के खाने पर आमंत्रित किया था। आपको हमारी देखभाल करने की जरूरत नहीं है, जाइए और अपने कामों में व्यस्त हो जाइए। क्या आपको रास्ता दिखाने की जरूरत है? सॉयर लुइस ने चेहरे पर मुस्कान लिए पूछा। कोई जरूरत नहीं है। जूलिया स्टीवर्ट ने अपना सिर हिलाया और फिर निर्देश दिया, वैसे आज रात लिसनिंग रेन पवेलियन के निजी कमरे के सभी खर्च मेरे खाते से चुकाए जाने चाहिए। जी हाँ, युवती, सॉयर लुइस ने सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद अर्नव येगर और जूलिया स्टीवर्ट सीधे लिसनिंग रेन पवेलियन के निजी कमरे के दरवाजे पर चले गए। जैसे ही दरवाजा खोला गया, उन्होंने अंदर एक युवा जोड़े को बैठकर बातें करते देखा। वह महिला डिजाइनर कपड़े पहने हुए थी, उसने गहरा मेकअप किया हुआ था और उसका शरीर दुबला पतला था। हालांकि वह जूलिया स्टीवर्ट जितनी खूबसूरत नहीं थी, फिर भी उन्हें खूबसूरत माना जाता था। वह व्यक्ति वर्साचे के कैजुअल कपड़ों में था, उसके बाल छोटे थे और उसने चांदी के फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था, जिससे उसका रूप रंग परिष्कृत लग रहा था। जूलिया स्टीवर्ट को अंदर आते देख उस महिला ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया, अपनी बाहें खोली और जूलिया स्टीवर्ट को कसकर गले लगा लिया। जूलिया, कितना समय हो गया, मुझे आपकी बहुत अधिक याद आई। जूलिया स्टीवर्ट मुस्कुराई और बोली, सेलिना, इतने सालों बाद तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। उस महिला ने बेबसी से कहा, जूलिया, तुम बस मुझे चिढ़ा रही हो। तुम ही हो जो दिन ब दिन और भी खूबसूरत होती जा रही हो। मैं तुम्हारे सामने सिर भी नहीं उठा सकता। सेलिना, क्या ये तुम्हारी सहपाठी है? उसी क्षण वह व्यक्ति आगे आया। हालांकि उसे उसकी खुशबू अच्छी तरह से आ रही थी, फिर भी उसकी नजरें कभी कभी जूलिया स्टीवर्ट के गले और पैरों पर भी जाती थीं। अर्नव येगर ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, ये सोचते हुए कि यह आदमी कुछ गड़बड़ करने वाला है। हाँ, महिला ने सिर हिलाया और कहा, जोनाथन हापर, मैं आपका शानदार परिचय कराती हूँ। ये हैं जूलिया स्टीवर्ट, हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत छात्रा। उस समय हम एक ही छात्रावास में रहते थे और हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध थे। फिर उस महिला ने जूलिया स्टीवर्ट का परिचय देते हुए कहा, जूलिया, ये मेरे बॉयफ्रेंड पोलार्डली हैं। मिस स्टीवर्ट, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सेलिना ने मुझे पहले बताया था कि तुम अविश्वसनीय रूप से सुंदर हो, किसी परी की तरह। अब जब मैंने आपको व्यक्तिगत रूप से देखा है, तो ये बात सच है। पोलार्डली ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, अपना हाथ आगे बढ़ाया और जानबूझकर अपनी कलाई पर बंधी रोलेक्स घड़ी का प्रदर्शन किया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। जूलिया स्टीवर्ट ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हालांकि पोलार्डली की निगाहें उसे असहज महसूस करा रही थीं, फिर भी वह उसके सहपाठी का प्रेमी था और वह इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकती थी। हमें यूं ही खड़े नहीं रहना चाहिए। चलिए बैठते हैं और बातें करते हैं, महिला ने खिलखिलाती हंसी के साथ कहा और फिर अर्नव येगर को पुकारते हुए कहा, अरे वेटर, अब आप खाना परोस सकते हैं। ये देखकर कि अर्नव येगर हिले तक नहीं, महिला ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने कहा था कि खाना परोस दो। जूलिया स्टीवर्ट ने जल्दी से कहा, सेलिना, तुमने गलत समझा। वह यहाँ वेटर नहीं है।
उनका नाम अर्नव येगर है और वह मेरे मंगेतर हैं। अरे, मंगेतर! वह महिला तुरंत चौंक गई और असहज होकर बोली, मुझे माफ कीजिए, श्रीमान येगर। मुझे तो लगा था कि आप यहाँ वेटर हैं। पोलार्डली ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। जाहिर तौर पर उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जूलिया स्टीवर्ट जैसी खूबसूरत महिला का कोई मंगेतर होगा। यह ठीक है। अर्नव येगर ने अपना सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जूलिया स्टीवर्ट ने अर्नव येगर का परिचय देते हुए कहा, अर्नव येगर, यह मेरी सहपाठी क्लेयर वेल हैं। नमस्ते। अर्नव येगर ने सिर हिलाया। 73, अध्याय 073, शीर्ष निजी कमरा। बैठने के बाद क्लेयर वेल ने अर्नव येगर की ओर देखा। अर्नव के साधारण कपड़े, दुबले पतले शरीर और औसत दर्जे की सूरत देखकर उसकी आंखों में थोड़ी सी अवहेलना झलक उठी। हालांकि उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया और इसके बजाय जूलिया स्टीवर्ट से पूछा, जूलिया, आखिर चल क्या रहा है? पिछले साल जब हमने बात की थी तब तुमने कहा था कि तुम इतनी जल्दी बॉयफ्रेंड नहीं बनाओगी। अब तो तुम्हारी मंगेतर भी है क्या? जूलिया ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, योजनाएं बदलावों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती। मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। क्योटो विश्वविद्यालय की नंबर 1 सुंदर छात्रा अब शादीशुदा है। अगर उन लड़कों को पता चल जाए जिन्होंने पहले तुम्हारा पीछा किया था, तो शायद उनका दिल टूट जाएगा। क्लेयर ने मजाक किया और फिर अर्नव येगर की ओर देखकर पूछा, श्रीमान येगर, चूंकि आपने सौंदर्य प्रतियोगिता जीत ली है, तो आप में कुछ तो असाधारण बात होगी ही, है ना? श्री येगर, आप जीविका के लिए क्या काम करते हैं? पोलार्डली ने अर्नव येगर पर भी नजर डाली थी। अर्नव ने बेपरवाही से जवाब दिया, मैं एक डॉक्टर हूँ। एक डॉक्टर? क्लेयर ने उत्सुकता से अर्नव की ओर देखा और पूछा, श्रीमान येगर, क्या आप संयोगवश रिवर सिटी के किसी टियर 3 अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक हैं? पीपुल्स हॉस्पिटल या हार्मनी हॉस्पिटल, ये सेंट्रल हॉस्पिटल तो नहीं हो सकता, है ना? अर्नव ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं इनमें से किसी भी अस्पताल में काम नहीं करता। उसने सच कहा। हालांकि वह सेंट्रल हॉस्पिटल में मानद उपाध्यक्ष बनने के लिए सहमत हो गए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, इसलिए उन्हें सेंट्रल हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं माना जाता था। क्लेयर ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सच है। तीसरे दर्जे के अस्पताल में भर्ती होना वाकई बहुत मुश्किल है। हालांकि किसी औसत अस्पताल में नौकरी मिलना भी काफी अच्छा होता है। मुझे किसी भी सामान्य अस्पताल में नौकरी नहीं मिली। अर्नव ने अपना सिर हिलाया और फिर कहा, अधिक सटीक रूप से कहूं तो मैंने किसी भी अस्पताल में काम नहीं किया है। मैं कभी कभार ही लोगों की बीमारियों के इलाज में मदद करता हूं। पल भर में क्लेयर के चेहरे से उत्साह गायब हो गया और उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, दूसरे शब्दों में, आप बस एक नंगे पैर वाले डॉक्टर हैं। आप कह सकते हैं कि। अर्नव ने सिर हिलाया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किस मेडिकल विश्वविद्यालय से हैं श्रीमान? येगर ने कहां से स्नातक की उपाधि प्राप्त की? उसी क्षण पोलार्डली ने मुस्कुराते हुए पूछा। अर्नव ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मैंने किसी मेडिकल विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं की है। पोलार्डली ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, श्रीमान येगर वाकई काफी अनोखे हैं। क्लेयर ने जूलिया की ओर देखा और गंभीरता से कहा, जूलिया, अब हम सब वयस्क हो चुके हैं। हम सिर्फ भावनाओं के आधार पर ही अपने जीवनसाथी का चुनाव नहीं कर सकते, हमें भविष्य में व्यवहारिकता को भी ध्यान में रखना होगा। उदाहरण के तौर पर, हमारे जोनाथन हापर को ही ले लीजिए। हालांकि वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली नहीं है, फिर भी उन्होंने एक प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय हार्वर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और क्लिनिकल मेडिसिन का अध्ययन करते हुए पीएचडी की उपाधि हासिल की। पिछले कुछ वर्षों में जोनाथन ने अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा मंचों में कई शोध पत्र प्रकाशित किए हैं और विश्व चिकित्सा क्षेत्र में उच्च मान्यता प्राप्त की है। आजकल रिवर सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल ने जोनाथन को 2 मिलियन के वार्षिक वेतन पर एक अटेंडिंग फिजिशियन बनने के लिए आमंत्रित किया है। जोनाथन हापर ने हल्की खांसी करते हुए कहा, सेलिना, इस मामले को अभी पूरी तरह से अंतिम रूप नहीं दिया गया है। हमें अभी भी सेंट्रल हॉस्पिटल से बात करनी है। क्लेयर ने हाथ हिलाते हुए कहा, जोनाथन, इतना विनम्र मत बनो। आपकी योग्यताओं को देखते हुए ये सौदा निश्चित रूप से पक्का है। जोनाथन ने बस मुस्कुरा दिया और ज्यादा कुछ नहीं कहा, फिर जूलिया और अर्नव की ओर देखा। उसने शुरू में सोचा था कि जब जूलिया और अर्नव को पता चलेगा कि उसने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक किया है और वह विदेश से लौटा हुआ पोस्टडॉक्टोरल स्कॉलर है, तो वे आश्चर्यचकित होंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे। हालांकि उनकी हैरानी की बात यह थी कि जूलिया और अर्नव के भावों में कोई बदलाव नहीं आया था। वे शांत और संयमित रहे। इससे वह कुछ हद तक नाराज हो गया। फिर भी उसे लगा कि जूलिया और अर्नव नाटक कर रहे होंगे और वे अंदर ही अंदर बेहद सदमे में होंगे। क्लेयर ने मुस्कुराते हुए जूलिया से पूछा, जूलिया, तुम हमारे जोनाथन के बारे में क्या सोचती हो? जूलिया ने सिर हिलाया और कहा, श्रीमान ली बेहद उत्कृष्ट हैं। हाँ, मुझे भी लगता है कि हमारा जोनाथन बहुत ही उत्कृष्ट है।
क्लेयर ने गर्व भरे चेहरे से कहा, फिर आगे बोली, इसीलिए मैं कहती हूँ, जूलिया, तुम्हें अपना जीवनसाथी चुनते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। आपकी योग्यताओं को देखते हुए, भले ही आपको जोनाथन जैसा उत्कृष्ट व्यक्ति न मिले, कम से कम उसके जैसा ही कोई तो मिल ही जाना चाहिए, है ना? जूलिया ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ी। बेशक, उसने क्लेयर को ये कहते हुए सुना कि जूलिया का स्वाद खराब है और वह चुपके से अर्नव को नीचा दिखा रही थी। उसने पहले सोचा था कि अर्नव असहज महसूस करेगा, लेकिन उसने पाया कि अर्नव उदासीन लग रहा था, मानो उसे बिल्कुल भी परवाह न हो। जूलिया ने भी ज्यादा कुछ नहीं बताया, बल्कि उसने कहा, मुझे लगता है कि अर्नव काफी अच्छा है। उसमें ऐसी क्या खास बात है? क्लेयर की आवाज अचानक ऊंची हो गई, यह आदमी तो बस नंगे पैर चलने वाला डॉक्टर है। उसके पास न तो शिक्षा है, न ही सुंदरता, न पैसा और न ही शक्ति। वह तुम्हारे लायक कैसे है? जूलिया ने गंभीरता से कहा, सेलिना, तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में शेख ही बघार सकती हो, लेकिन मेरे मंगेतर को नीचा नहीं दिखा सकती। यह क्लेयर ने आह भरी, जूलिया, गुस्सा मत करो। मैं ये सब बातें सिर्फ आपके भले के लिए कह रहा हूँ। मैं बस इतना नहीं चाहता कि भविष्य में आपको इस आदमी की वजह से परेशानी झेलनी पड़े। जूलिया ने जवाब दिया, सेलिना, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए वेट्रेस को बुलाकर खाना मंगवा लेते हैं। उसे लगा कि क्लेयर पहले से बदल गई है, बहुत ज्यादा घमंडी हो गई है। इसलिए वह बस जल्दी से खाना खाकर वहां से जाना चाहती थी। ठीक है, चलो बर्तन धोते हैं। क्लेयर कॉल बटन दबाने ही वाली थी। ठीक उसी क्षण दरवाजा धक्का देकर खोला गया। सॉयर लुइस मुस्कुराते हुए अंदर आए और बोले, मैं यहाँ का लॉबी मैनेजर हूँ, और मैं आप सभी को रिवर वॉचिंग पवेलियन के प्राइवेट रूम में डिनर के लिए व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करना चाहता हूँ। क्या हम नदी देखने वाले मंडप के निजी कमरे में जाएंगे? क्लेयर अचानक चौंक गई, क्या रिवर वॉचिंग पवेलियन होटल के सबसे बेहतरीन निजी कमरों में से एक नहीं है? हमने रिवर वॉचिंग पवेलियन बुक नहीं किया था। सॉयर लुइस हंसे और बोले, चूंकि आप हमारे सबसे विशिष्ट अतिथि हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम आपके लिए रिवर वॉचिंग पवेलियन में भोजन की व्यवस्था करेंगे। क्या इसके लिए पैसे लगते हैं? क्लेयर ने मुश्किल से अपनी बात कही और फिर पूछा। नहीं। सॉयर लुइस ने अपना सिर हिलाया। उसने ये सब सिर्फ जूलिया के सामने दिखावा करने के लिए किया था। अरे बाप रे! क्लेयर और भी ज्यादा हैरान थी। मैंने सुना है कि क्लाउड काल्ड्रॉन होटल में सबसे अच्छे प्राइवेट कमरे पहले से बुक करने पड़ते हैं, और सिर्फ एक कमरा बुक करने में ही 2 लाख रुपये लगते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज हम क्लाउड काल्ड्रॉन होटल के सबसे अच्छे निजी कमरे में भोजन करेंगे। कैसा अद्भुत है! सॉयर लुइस ने कहा, अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं अब आपको रिवर वॉचिंग पवेलियन के प्राइवेट रूम में ले चलता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लेयर अचानक बेहद खुश हो गई और दौड़कर बाहर चली गई। पोलार्ड ली ने भी उनका अनुसरण किया। जूलिया ने सॉयर लुइस की ओर बस एक नज़र डाली और ज्यादा कुछ नहीं कहा, फिर अर्नव के साथ निजी कमरे से बाहर चली गई। जूलिया के कुछ न कहने पर सॉयर लुइस को अंदर ही अंदर बेहद खुशी महसूस हुई। ऐसा प्रतीत हुआ कि युवा मालकिन को उसका ये तरीका पसंद आया, इसलिए उसे और भी अधिक दिखावा करना पड़ा। कुछ ही देर में सॉयर लुइस के नेतृत्व में लियोनेल, जूलिया और अन्य 2 लोग रिवर वॉचिंग पवेलियन के निजी कक्ष में पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खुला, क्लेयर वेल और पोलार्ड ली दोनों अवाक रह गए। 74 अध्याय 74 महत्वहीन व्यक्ति। पूरा निजी कमरा कई 100 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें आलीशान और भव्य सजावट थी, जो लिसनिंग रेन पवेलियन की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक उच्च स्तरीय थी। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इतने आलीशान निजी कमरे में खाना खा पाऊंगी। क्लेयर वेल कमरे में चारों ओर देखते हुए आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी, यहाँ तक कि उन्होंने तस्वीरें लेने और उन्हें अपने सोशल मीडिया सर्कल में पोस्ट करने के लिए अपना फोन भी निकाल लिया। पोलार्ड ली ने इसे खुलकर नहीं दिखाया, लेकिन उनकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। उन्होंने अर्नव येगर और जूलिया स्टीवर्ट की ओर देखा, उनके हाव भाव जानने के लिए वे उत्सुक थे। हालांकि अर्नव येगर और जूलिया स्टीवर्ट के चेहरे पर बहुत शांति थी और वे ज्यादा हैरान नहीं दिखे। ली ने मन ही मन उनका उपहास उड़ाया, ये सोचते हुए कि वे दिखावा करने में माहिर हैं। सब लोग, क्या खाना परोसने का समय हो गया है? इसी क्षण सॉयर लुइस ने पूछा। जी हाँ, जल्दी करो और खाना परोसो। क्लेयर वेल ने बार बार सिर हिलाया। सॉयर लुइस ने जूलिया स्टीवर्ट की तरफ देखा और फिर जल्दी से वहां से चला गया। उसके जाते ही क्लेयर वेल ने सोचा, यह अजीब है, क्लाउड काल्ड्रॉन होटल का लॉबी मैनेजर हमें रिवर वॉचिंग पवेलियन के प्राइवेट रूम में डिनर के लिए क्यों आमंत्रित करेगा और यहाँ तक कि हमें व्यक्तिगत रूप से खाना भी परोसेगा। फिर मानो किसी विचार से प्रेरित होकर उसने पोलार्ड ली की ओर देखा और पूछा, जोनाथन, क्या ये कोई सरप्राइज है जो तुमने हमारे लिए तैयार किया है? ठीक ही होगा, आप मैनेजर को जानते हैं ना? पोलार्ड ली को भी ठीक से पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन इस समय वह इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे।
वह मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, ये वाकई एक सरप्राइज है जो मैंने तैयार किया था। चूंकि आप अपने सहपाठियों को रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे आपका समर्थन करना होगा, इसलिए मैंने प्रबंधक को पहले ही सूचित कर दिया था। प्यारी, तुम तो बहुत ही दयालु हो। क्लेयर वेल ने प्यार से पोलार्ड ली की बांह पकड़ ली। जब वे कॉलेज में थीं, तब जूलिया स्टीवर्ट कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की थी, जिसके पीछे अनगिनत लोग पड़े रहते थे, जिससे क्लेयर वेल को ईर्ष्या और जलन होती थी। आजकल उसे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मिल गया था जो समाज में वापस लौट आया था, जबकि जूलिया स्टीवर्ट को एक निकम्मा आदमी मंगेतर के रूप में मिला था, जिससे वह खुद को श्रेष्ठ महसूस करती थी। मुझे खुद पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। क्लेयर वेल और पोलार्ड ली को एक दूसरे के खिलाफ खेलते देख अर्नव येगर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उसकी हंसी सुनकर क्लेयर वेल की असंतुष्टि और बढ़ गई, और उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? अर्नव येगर ने क्लेयर वेल को नजरअंदाज करते हुए पोलार्ड ली की ओर देखा और कहा, श्रीमान ली, क्या तुम मैनेजर लियू को सच में जानते हो? क्या वाकई यही वह सरप्राइज है जो आपने हमारे लिए तैयार किया है? और क्या हो सकता है? क्लेयर वेल नाराज थी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आपको मेरे बॉयफ्रेंड पर शक है? मैं आपको बता दूं, अगर मेरे बॉयफ्रेंड का चेहरा न होता, तो क्या आपको लगता है कि मैनेजर लियू हमें नदी देखने वाले मंडप में रात के खाने के लिए आने देते? ठीक है, सेलिना, अब इसके बारे में और बात नहीं करते हैं। पोलार्ड ली ने मामले को शांत करते हुए कहा, ऐसे तुच्छ व्यक्ति से आगे बात करने का कोई फायदा नहीं है। सत्य। क्लेयर वेल ने सिर हिलाया और अर्नव येगर से तिरस्कारपूर्वक कहा, श्रीमान येगर, आपके जीवन में शायद यही एक मौका हो कि आप इतने शानदार होटल और आलीशान निजी कमरे में भोजन करें, इसलिए इसका भरपूर आनंद उठाएं। अर्नव येगर ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, धन्यवाद, श्रीमान ली। अपनी अपनी सीटों पर बैठने के बाद क्लेयर वेल और पोलार्ड ली ने जूलिया स्टीवर्ट के साथ जोर से बातचीत की, जबकि अर्नव येगर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। अर्नव येगर काफी संतुष्ट थे। आखिरकार वह यहां सिर्फ जूलिया स्टीवर्ट के साथ डिनर करने आया था और उसके बाद चला जाएगा। इसी समय उनके फोन पर एक कॉल आई। उसने फोन उठाया और देखा कि लेफ्टिनेंट का फोन है, इसलिए उसने फोन का जवाब दिया। डॉक्टर येगर, क्या आपके पास अभी समय है? मैं अनुबंध आपके पास ले आऊंगा। लेफ्टिनेंट की आवाज सुनाई दी। वह बस अर्नव येगर से जल्द अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाना चाहता था, ताकि मामला ज्यादा लंबा न खींचे और अर्नव येगर के अपना मन बदलने का जोखिम न रहे। लायनल येगर ने कहा, ठीक है, तो फिर क्लाउड काल्ड्रॉन होटल के रिवर वाचिंग पवेलियन के निजी कमरे में आकर मुझे ढूंढो। ठीक है, मैं आ रहा हूं। लेफ्टिनेंट ने फोन का जवाब दिया और फिर जल्दी से फोन काट दिया। लायनल, किसने फोन किया था? जूलिया स्टीवर्ट ने उत्सुकता से पूछा। ओह, डायरेक्टर टैनर ने फोन किया था, अर्नव येगर ने जवाब दिया। निर्देशक टैनर, लगता है आप कोई बड़े आदमी हैं, श्रीमान येगर। आप किस डायरेक्टर टैनर की बात कर रहे हैं? क्लेयर वेल ने व्यंग्यपूर्वक पूछा। अर्नव ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, रिवर सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल के डीन, लेफ्टिनेंट। निर्देशक टैनर आपसे क्या चाहते हैं? जूलिया स्टीवर्ट ने पूछा। अर्नव ने जवाब दिया, डायरेक्टर टैनर मुझे सेंट्रल हॉस्पिटल का मानद उपाध्यक्ष बनने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं और उनका कहना है कि वह अभी अनुबंध लेकर आ रहे हैं। पफ कोट। ये सुनकर क्लेयर वेल जोर से हंस पड़ी। श्रीमान येगर, अगर तुम्हारे पास कोई क्षमता नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है ना? सेंट्रल हॉस्पिटल के डीन किस तरह के व्यक्ति हैं? क्या वह आपको फोन करके अस्पताल का उपाध्यक्ष बनने के लिए आमंत्रित करेगा? आप नंगे पैर वाले डॉक्टर हैं, और आपके पास सेंट्रल हॉस्पिटल के उपाध्यक्ष बनने की योग्यता है। क्या मजाक? पोलार्ड ली ने भी उपहास उड़ाते हुए कहा, मैंने भी निर्देशक टैनर को कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा, केवल उनकी तस्वीर देखी है। आप अपनी इज्जत बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे होंगे, और न ही किसी ऐसे अभिनेता को ढूंढ रहे होंगे जो आपके साथ अभिनय करे, है ना? अर्नव येगर ने बेबसी से कंधे उचकाते हुए कहा, मानो या न मानो, आजकल कोई भी सच पर विश्वास नहीं करता। क्लेयर वेल ने अर्नव येगर को और भी ज्यादा नीचा समझा और उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही देर बाद एक एक करके वेट्रेस बेहतरीन व्यंजन लेकर आईं। एक के बाद एक परोसे जा रहे व्यंजनों की थालियों को देखकर क्लेयर वेल और पोलार्ड ली दोनों ही चकित रह गए। मुख्य बात यह थी कि ये व्यंजन वे नहीं थे जो उन्होंने ऑर्डर किए थे। क्लेयर वेल ने संदेह से पूछा, ये व्यंजन हमारे द्वारा ऑर्डर किए गए व्यंजनों से अलग क्यों हैं? एक वेट्रेस ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैडम, ये हमारे होटल के खास व्यंजन हैं। मैनेजर लुइस ने कहा कि ये सभी के लिए मुफ्त में चखने के लिए उपलब्ध हैं। वास्तव में? क्लेयर वेल की आंखें चमक उठी, तो हम मैनेजर लुइस की वाकई सराहना करते हैं। इसी समय सॉयर लुइस एक बोतल रेड वाइन और सिगरेट का एक पैकेट लेकर मुस्कुराते हुए अंदर आया और बोला,
यह 1978 की रोमानी काउंटी होटल की एक अनमोल रेड वाइन है और ये ट्रू ड्रैगन ब्रांड की सिगरेट विशेष रूप से वीआईपी मेहमानों के मनोरंजन के लिए है। सभी लोग इसका आनंद लें। रेड वाइन और सिगरेट नीचे रखने के बाद सॉयर लुइस निजी कमरे से बाहर निकल गया। क्लेयर वेल ने मुश्किल से अपनी बात कही और पूछा, ये रेड वाइन और सिगरेट तो महंगी ही होंगी, है ना? पोलार्ड ली ने गहरी सांस ली और कहा, बहुत महंगा नहीं, लेकिन बेहद महंगा। 1978 की रोमानी काउंटी की एक बोतल की कीमत 2 लाख से अधिक है और पैसा भी आपको इसे खरीदने की गारंटी नहीं दे सकता। ट्रू ड्रैगन ब्रांड की सिगरेट के एक पैकेट की कीमत भी कम से कम कुछ हजार युआन होती है। इतना महंगा? क्लेयर वेल हक्का बक्का रह गई, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने हैरानी से पोलार्ड ली की ओर देखा और उत्साह से कहा, प्रिय, आप मैनेजर लुइस के बहुत अच्छे दोस्त होंगे, है ना? नहीं तो वह हमें होटल की खास रेड वाइन और सिगरेट क्यों देता? पोलार्ड ली ने आह भरी, मैनेजर लुइस बहुत ही विनम्र हैं। मुझे उसका एक और एहसान चुकाना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्लेयर वेल ने हाथ हिलाते हुए कहा, सेंट्रल हॉस्पिटल में शामिल होने के बाद आपको भविष्य में मैनेजर लुइस का एहसान चुकाने का अवसर मिलेगा। मुझे लगता है मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। पोलार्ड ली ने सिर हिलाया। 75 अध्याय 075 अविश्वसनीय। ठीक है, बहुत बातें हो गईं, चलो खाना खाते हैं। पोलार्ड ली ने मेजबान की तरह व्यवहार किया और सभी को खाने के लिए आमंत्रित करने के लिए अपना हाथ उठाया। अर्नव येगर निश्चित रूप से विनम्र नहीं होते। काफी रात हो चुकी थी और उसे काफी देर से भूख भी लग रही थी। अर्नव येगर को भोजन और पेय पदार्थों का लुत्फ उठाते देख क्लेयर वेल और पोलार्ड ली की आंखों में और भी अधिक तिरस्कार झलक रहा था। भोजन के बीच में ही पोलार्ड ली ने अपने सामने रखे ट्रू ड्रैगन ब्रांड के सिगरेट के पैकेट को उठाया और अपने लिए एक सिगरेट जला ली। उनका अर्नव येगर को कोई सिगरेट देने का कोई इरादा नहीं था। इतनी बढ़िया सिगरेटें हैं कि वह उन सभी को खुद ही पीने की योजना बना रहा है। अर्नव येगर के लिए एक भी नहीं छोड़ेगा। नॉक नॉक नॉक। इसी समय बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आएं, पोलार्ड ली ने कहा। दरवाजा धक्का देकर खोला गया और पसीने से तरबतर हौंफते हुए लेफ्टिनेंट हाथ में एक अनुबंध लिए अंदर दाखिल हुए। क्लेयर वेल ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में चिल्लाकर कहा, अरे तुम कौन हो? क्या आप गलत जगह पर हैं? ध्यान रहे, ये रिवर वाचिंग पवेलियन का निजी कमरा है, यहाँ हर कोई यूं ही नहीं आ सकता। लेफ्टिनेंट ने अपने माथे से पसीना पोंछा और संदेह से कहा, क्या मैं गलत जगह आ गया हूँ? मुझे ऐसा नहीं लगता। निर्देशक टैना, आप यहाँ हैं। लायनल येगर ने लेफ्टिनेंट को देखकर मुस्कुराया। डॉक्टर येगर, अस्पताल यहाँ से काफी दूर है, देर होने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेफ्टिनेंट अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए हुए आगे बढ़े और अर्नव येगर को अनुबंध और कलम सौंपते हुए कहा, डॉक्टर येगर, ये रोजगार अनुबंध है, बस इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। श्री येगर, क्या यही वो अभिनेता है जिसे आपने खोजा था? उनका अभिनय वाकई प्रभावशाली है, ऑस्कर न जीत पाना कितना अफसोस की बात है। क्लेयर वेल ने उपहास किया। डॉक्टर येगर, ये कौन है? लेफ्टिनेंट ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। अगर उसने इस महिला को अर्नव येगर के साथ डिनर करते हुए न देखा होता तो वह तुरंत गुस्सा हो जाता। वह जूलिया स्टीवर्ट की सहपाठी है। अर्नव येगर ने जवाब दिया, फिर कलम उठाए और झटपट अनुबंध पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। क्लेयर वेल ने व्यंग्यपूर्वक कहा, मुझे कहना पड़ेगा, आप लोग अपने किरदारों में पूरी तरह से डूब गए हैं, है ना? चुप रहो। अब तक चुप रहे पोलार्ड ली अचानक क्लेयर वेल पर चिल्ला पड़े। जब लेफ्टिनेंट अभी अंदर आए तो उन्हें लगा कि कोई जाना पहचाना चेहरा है, इसलिए उन्होंने चुपके से सेंट्रल हॉस्पिटल की आधिकारिक वेबसाइट खोलकर जांच की। करीब से देखने पर उन्हें पता चला कि उनके सामने खड़ा अधेड़ उम्र का व्यक्ति वास्तव में सेंट्रल हॉस्पिटल का डीन लेफ्टिनेंट था। क्लेयर वेल ने अपने चेहरे पर नाराजगी का भाव लिए कहा, प्रिय, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने क्या गलत किया? मैंने तुमसे चुप रहने को कहा था। पोलार्ड ली ने फिर से चिल्लाया, फिर जल्दी से चलकर लेफ्टिनेंट को सिगरेट भेंट की और झुककर सिर हिलाते हुए कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, निर्देशक टैना। लेफ्टिनेंट ने सिगरेट नहीं ली, बल्कि संदेह से पूछा, तुम कौन हो? पोलार्ड ली ने कहा, डायरेक्टर टैना, मेरा नाम पोलार्ड ली है और मैंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से क्लिनिकल मेडिसिन में डिग्री प्राप्त की है। मुझे अभी अभी पीएचडी की उपाधि मिली है। कुछ दिन पहले सेंट्रल हॉस्पिटल के मानव संसाधन विभाग ने मुझे अटेंडिंग फिजिशियन के पद के लिए साक्षात्कार का निमंत्रण भेजा था। पोलार्ड ली की बातें सुनकर क्लेयर वेल दंग रह गईं। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति वास्तव में सेंट्रल हॉस्पिटल का डीन था। ओह! लेफ्टिनेंट ने सिर हिलाया और कहा, वह मामला मानव संसाधन विभाग द्वारा संभाला जा रहा है, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर उन्होंने अर्नव येगर की ओर देखा और पूछा, डॉक्टर येगर, क्या यह आपका दोस्त है? क्योंकि वह आपका दोस्त है, इसलिए साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है।
मैं अभी मानव संसाधन विभाग को फोन करूंगा और उसे सीधे अस्पताल में शामिल होने दूंगा। अर्नव येगर ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं उसे अच्छी तरह से नहीं जानता, बस वही करो जो तुम आमतौर पर करते हो। अच्छा तब। लेयट टेनेट ने सिर हिलाया और फिर अर्नव येगर की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, डॉक्टर येगर, आज से आप हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल के मानद उपाध्यक्ष हैं। 10 मिलियन का वार्षिक वेतन। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आपसे और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं पढ़ाने की हिम्मत नहीं करता। अर्नव येगर ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और लेयट टेनेट से हाथ मिलाया। श्री येगर, मैं आपके खाने के दौरान आपको परेशान नहीं करूंगा। लेयट टेनेट ने जूलिया स्टीवर्ट को देखकर मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर निजी कमरे से बाहर चले गए। लेयट टेनेट के जाते ही पूरा निजी कमरा शांत हो गया। क्लेयर वेल और पोलार्ड ली दोनों ने अविश्वास भरी निगाहों से अर्नव येगर को देखा। भले ही वे इस पर विश्वास न करना चाहें, तथ्य उनके सामने थे, जो उन्हें सच्चाई स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहे थे। यह आदमी वास्तव में सेंट्रल हॉस्पिटल के डीन, लेयट टेनेट को जानता था। इसके अलावा, निदेशक टैनर ने स्वयं अनुबंध सौंपा और इस व्यक्ति को सेंट्रल हॉस्पिटल का उपाध्यक्ष बनने के लिए आमंत्रित किया। सबसे अहम बात यह है कि डायरेक्टर टैनर ने 10 मिलियन का वार्षिक वेतन भी प्रस्तावित किया था। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। ये तो मुंह पर तमाचा मारने जैसा है। कुछ देर तक खाली निगाहों से घूरने के बाद क्लेयर वेल ने गहरी सांस ली और जूलिया स्टीवर्ट से दुखी होकर कहा, जूलिया, तुम्हारा मंगेतर कितना निर्दयी है ना? उन्हें बस एक शब्द कहना था और पोलार्ड सीधे रिवर सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल में नौकरी के लिए भर्ती हो सकते थे। लेकिन उन्होंने पोलार्ड की मदद क्यों नहीं की और ये क्यों नहीं कहा कि वे उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानते? वह ऐसा कैसे कर सकता है? जूलिया स्टीवर्ट ने उदासीनता से कहा, सेलिना, तुम और मिस्टर ली लोग केवल मौखिक रूप से अर्नव येगर का मजाक उड़ा रहे थे और उन्हें नीचा दिखा रहे थे। अब आप चाहते हैं कि अर्नव येगर डायरेक्टर टैनर से बात करने में आपकी मदद करें। क्या आपको लगता है कि यह संभव है? क्लेयर वेल तुरंत चिढ़ गई, जूलिया, हम पुराने सहपाठी हैं। आपका मंगेतर इस छोटी सी मदद में भी हाथ नहीं बटा सकता। ये साफ तौर पर आपके प्रति अनादर का प्रतीक है। जूलिया स्टीवर्ट ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अर्नव येगर ने कुछ गलत किया। क्या तुम हम सहपाठियों के बीच की दोस्ती को भूल नहीं सकते? क्लेयर वेल इतनी गुस्से में थी कि उसकी छाती फूलने लगी और उसने गुस्से से कहा, भविष्य में, जब हम अच्छे दौर से गुजर रहे हों, तो मदद के लिए हमारे पास मत आना। पोलार्ड ली ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, सेलिना, इसे भूल जाओ। उनकी मदद के बिना भी, मैं सेंट्रल हॉस्पिटल में नौकरी के लिए आवेदन कर सकता हूं। डार्लिंग, मुझे तुम्हारी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है, क्लेयर वेल ने जवाब दिया और फिर अर्नव येगर की ओर देखकर कहा, यह सिर्फ एक उपराष्ट्रपति का पद है, इस पर गर्व करने जैसी कोई बात नहीं है। जब पोलार्ड बाद में सेंट्रल हॉस्पिटल में प्रवेश करेगा, तो उसे महत्वपूर्ण लोगों से मिलने के कई अवसर मिलेंगे। शब्द मुंह से निकले तक नहीं। निजी कमरे का दरवाजा एक बार फिर धक्का देकर खोल दिया गया। जैसा कि बाद में पता चला, सॉयर लुइस अंदर आया, उसके पीछे 2 अधेड़ उम्र के पुरुष थे। अर्नव येगर ने उनमें से एक को बिल शीहान के रूप में पहचाना। दूसरा अधेड़ उम्र का आदमी सफेद कमीज पहने हुए था, उसके बाल छोटे और करीने से संवारे हुए थे, कनपटी पर कुछ सफेद बाल थे और उसके चेहरे पर समय के निशान दिखाई दे रहे थे। श्री शीहान, तुम यहाँ क्यों हो? अर्नव येगर ने हैरानी से पूछा। डॉक्टर येगर, मुझे अभी मैनेजर लियू से पता चला कि आप यहाँ डिनर कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आ जाऊं। बिल शीहान ने जवाब दिया और फिर मजाक में कहा, अगर मुझे पहले पता होता कि आप लोग यहाँ खाना खा रहे हैं, तो मैं भी मुफ्त में खाना खाने आ जाता। तुम कौन होते हो मुफ्त में खाना मांगने वाले? यहाँ खाने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए? ये क्लाउड काल्ड्रॉन होटल का सबसे बेहतरीन निजी कमरा है, रिवर वाचिंग पवेलियन। बिल्कुल, यहाँ से निकल जाओ। क्लेयर वेल और पोलार्ड ली दोनों ही नाराज थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से चिल्लाना शुरू कर दिया। बिल शीहान अचानक स्तब्ध रह गया। अर्नव येगर, जूलिया स्टीवर्ट, सॉयर लुइस और अन्य मध्यम आयु वर्ग के पुरुष भी हैरान थे। सॉयर लुइस ने गंभीरता से कहा, मैं आपको इस महिला से मिलवाता हूं, ये रिवर सिटी औद्योगिक और वाणिज्यिक ब्यूरो के आयुक्त हैं, श्रीमान बिल शीहान का परिचय देने के बाद, सॉयर लुइस ने चुपचाप बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति का परिचय देते हुए कहा, और ये हैं साउथ सिटी प्रांत के प्रांतीय आयुक्त, श्रीमान फ्लिंट लॉकवुड। क्या आपको लगता है कि इन दोनों के पास हमारे होटल के सबसे बेहतरीन निजी कमरे में भोजन करने की योग्यता है? 76, अध्याय 076, गंभीर होने का दिखावा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, झाओ मिंगजी और ली हाओयांग का पूरा शरीर कांप रहा था, उनके पैर कमजोर पड़ रहे थे और वे लगभग गिर ही गए थे। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़े 2 अधेड़ उम्र के पुरुष रिवर सिटी के शीर्ष व्यक्तित्व होंगे। इतनी बड़ी हस्तियां यांग लुओ नाम के इस बच्चे को ढूंढने क्यों आएंगी? नंगे पैर चलने वाले डॉक्टर के पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती है?
इस पर विश्वास करना वाकई मुश्किल है। दोनों को ही पसीना आ रहा था और उन्हें अपनी बेतुकी बातों पर गहरा अफसोस हो रहा था। अगर उन्होंने इन दोनों को नाराज कर दिया तो उनका सचमुच सफाया हो जाएगा। यांग लुओ ने भी चुपचाप बैठे उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर नजर डाली और उत्सुकता से सोचा कि उसे इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के इतने बड़े पृष्ठभूमि की उम्मीद नहीं थी। उनका परिचय कराने के बाद लियू होंगताओ थोड़ा झुकी और सू किंगमेई से कहा, मिस, आपके सहपाठी बहुत असभ्य हैं। उन्हें जल्दी से उन दोनों से माफी मांगनी चाहिए। मैनेजर लियू, आपने अभी उसे क्या कहा? झाओ मिंगजी ने सू किंगमेई को अचंभे से देखा और लियू होंगताओ से पूछा। लियू होंगताओ ने अधीरता से कहा, मैंने तो अभी उसे छोटी मालकिन कहा था, इसमें क्या बात है? युवती मालकिन? कौन सी युवती? झाओ मिंगजी ने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नहीं बूझते हो? लियू होंगताओ ने भौहें चढ़ाकर कहा, वह रिवर सिटी के सबसे प्रतिष्ठित परिवार स्टीवर्ट परिवार की बेटी है और ये होटल उन्हीं की संपत्ति है। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही झाओ मिंगजी का चेहरा पल भर में कुछ रंग पीला पड़ गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैनेजर लियू, क्या आप हमें रिवर वाचिंग पवेलियन के प्राइवेट रूम में डिनर के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और हमें अच्छी सिगरेट और शराब पिला रहे हैं, सिर्फ मेरे प्रेमी के लिए नहीं? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? लियू होंगताओ असमंजस में दिख रहा था। मैं उसका प्रेमी हूँ। ली हाओयांग को पता चल गया था कि मामला उजागर हो गया है और उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। वह चाहता था कि उसे छिपने के लिए जमीन में कोई दरार मिल जाए। लियू होंगताओ तुरंत गुस्से से हंस पड़ी। उसने झाओ मिंगजी की ओर देखा और कहा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की क्या अहमियत है? मैं तो उसे जानता भी नहीं। अगर मिस सू और मिस्टर यांग, क्या आपको लगता है कि मैं आपको नदी देखने वाले मंडप के निजी कमरे में रात के खाने के लिए आमंत्रित करूंगा या आपको अच्छी सिगरेट और शराब दूंगा? ये झाओ मिंगजी का चेहरा पल भर में लाल हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब उसे आखिरकार समझ आ गया। पता चला कि ली हाओयांग की ओर से ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। मैनेजर लियू ने ये सब सू किंगमेई को खुश करने के लिए किया। लेकिन अहम बात यह है कि विश्वविद्यालय काल के दौरान सू किंगमेई आम लोगों की तरह ही खाती पीती, कपड़े पहनती और चीजों का इस्तेमाल करती थी। उसे कैसे पता चलता कि सू किंगमेई असल में स्टीवर्ट की बेटी थी? इससे उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। लियू होंगताओ ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, इसे बंद करो। जल्दी करो और श्रीमान से माफी मांगो। रेन और श्रीमान, कम। सू किंगमेई ने भी आह भरी और कहा, मेंग जी, माफी मांगो। रेन पेंगुई और लुओ जोंग्युए की शक्ति इतनी अधिक थी कि स्टीवर्ट परिवार भी उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। रेन पेंगुई ने यांग लुओ से कहा, डॉक्टर येगर, अगर वे आपके दोस्त हैं तो माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वे मेरे दोस्त नहीं हैं। यांग लुओ ने सिर हिलाते हुए कहा, चूंकि उन्होंने गलत बात कही है इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। रेन पेंगुई ने भी इसे देखा। ऐसा प्रतीत होता था कि डॉक्टर येगर के इन दोनों के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। चूंकि ऐसा था, इसलिए उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, तुम मुझे नाराज कर सकते हो, लेकिन छोटे भाई को नाराज नहीं कर सकते। श्रीमान, ले सर, मुझे माफ करना। ली हाओयांग चौंक गया और उसने तुरंत रेन पेंगुई और लुओ जोंग्युए के सामने झुककर गहरा प्रणाम किया। मुझे खेद है, मैं गलत था। झाओ मिंगजी ने भी भयभीत होकर उन दोनों के सामने सिर झुकाया। तुम दोनों बाहर जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। रेन पेंगुई ने अधीरता से हाथ हिलाया। झाओ मिंगजी और ली हाओयांग घबराकर ऐसे भाग गए मानो उन्हें क्षमा कर दिया गया हो। सू किंगमेई ने भी उन्हें नहीं रोका। इस मुलाकात के बाद उसने पाया कि सेलिना बदल गई थी। चूंकि ऐसा था, इसलिए भविष्य में उनके बीच बातचीत की कोई आवश्यकता नहीं थी। सेलिना और जोनाथन हापर के जाते ही निजी कमरे का माहौल काफी खुशनुमा हो गया। शिहान, मैगी अब कैसा महसूस कर रही है? अर्नव येगर ने पूछताछ की। बिल शिहान दिल खोलकर हंसे और बोले, डॉक्टर येगर, हम वास्तव में आपके बहुत ऋणी हैं। फ्लोरा की देखभाल में मैगी अब काफी बेहतर है। अच्छी बात है। अर्नव येगर ने सिर हिलाया। फ्लिंट लॉकवुड ने अर्नव येगर की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, युवक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे जैसा युवा व्यक्ति इतनी अविश्वसनीय चिकित्सा प्रतिभा रखता होगा। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। लायनल येगर ने कुछ पल के लिए फ्लिंट लॉकवुड को घूरते हुए, थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, श्रीमान। हे छोटे, तुम्हारा माथा काला है, तुम्हारी आंखों में ऊर्जा की कमी है और तुम बुरी ऊर्जा से घिरे हुए हो। मुझे डर है कि जल्द ही आपको जान का खतरा हो सकता है। ये सुनकर फ्लिंट लॉकवुड के चेहरे की मुस्कान पल भर में जम गई। बिल शिहान, सॉयर लुइस और जूलिया स्टीवर्ट भी स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अर्नव येगर अचानक ऐसी बात क्यों कहेंगे। अगर उन सभी को ये पता नहीं होता कि अर्नव येगर के पास असाधारण चिकित्सा कौशल है, तो वे निश्चित रूप से सोचते कि वह बकवास कर रहा है।
आखिरकार फ्लिंट लॉकवुड बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा था, भला उसकी जान को खतरा कैसे हो सकता था। फ्लिंट लॉकवुड ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, युवक, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरी जान खतरे में है? तुम्हें बकवास करना बंद कर देना चाहिए। ये सुनकर किसी को भी असहज महसूस होगा। अर्नव येगर ने बहुत गंभीरता से कहा, श्रीमान ले सर, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। मैंने जो कहा वह सच है। 3 दिन बाद आपके आधे आंतरिक अंग, हाथ पैर और हड्डियां, और 8 असाधारण नाड़ियां बुरी ऊर्जा से क्षीण हो जाएंगी। आपको नाक और मुंह से खून आएगा, चक्कर और सिर दर्द होगा, सीने में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ होगी और आपके अंगों में कमजोरी महसूस होगी। 1 सप्ताह बाद बुरी ऊर्जा आपके पूरे शरीर को नष्ट कर देगी और तब तक आप वास्तव में जीवन से बाहर हो चुके होंगे। ये सरासर बकवास, रहस्यमय और भ्रामक है। फ्लिंट लॉकवुड का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। श्रीमान शीहान ने कहा था कि आप एक दिव्य चिकित्सक हैं, मैं आपकी जांच करने आया हूं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप किसी भी तरह से दिव्य चिकित्सक नहीं हैं, आप स्पष्ट रूप से एक धोखेबाज हैं। अपना काम खत्म करने के बाद फ्लिंट लॉकवुड मुड़ा और निजी कमरे के दरवाजे की ओर चल पड़ा। अर्नव येगर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और जोर से कहा, श्रीमान ले सर, कृपया मेरी कही बात याद रखना, अगर तुम 1 हफ्ते के अंदर इलाज के लिए मेरे पास आते हो तो तुम्हारी जान बच सकती है। लेकिन अगर आप 1 सप्ताह तक इंतजार करते हैं तो भले ही कोई अमर प्राणी पृथ्वी पर अवतरित हो जाए, आप बच नहीं पाएंगे। फ्लिंट लॉकवुड ने ठंडी सी सांस ली और निजी कमरे से बाहर निकल गया। बिग ब्रदर लिविंगस्टन बिल शीहान ने जल्दी से उसका पीछा किया। छोटा प्रांत सॉयर लुइस भी उनके पीछे पीछे चले। जूलिया स्टीवर्ट ने भौहें चढ़ाकर पूछा, लायनल, क्या तुमने जो कहा वह सच है? क्या लेसर प्रोविंस सचमुच 1 सप्ताह से अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा? बिल्कुल, ये सच है। अर्नव येगर ने सिर हिलाते हुए कहा, 1 हफ्ते बाद उसकी मौत निश्चित है। हालांकि मैंने उसे पहले ही चेतावनी दे दी है, अगर वह 1 हफ्ते के अंदर मेरे पास आ जाता है तो मैं उसे बचा सकता हूं। जूलिया स्टीवर्ट अर्नव येगर की बातों पर आधा विश्वास कर रही थी और आधा संदेह कर रही थी। कुछ देर पहले तक फ्लिंट लॉकवुड बिल्कुल ठीक लग रहा था, वह मौत के इतने करीब कैसे हो सकता है? मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। जूलिया स्टीवर्ट ने आह भरी और कहा, चलो चलते हैं। ठीक है। लायनल येगर ने सिर हिलाया और फिर जूलिया स्टीवर्ट के पीछे पीछे निजी कमरे से बाहर निकल गए। इस समय होटल के प्रवेश द्वार पर एक काली ऑडी कार रुकी और फ्लिंट लॉकवुड कार में बैठने ही वाले थे। बिल शीहान ने जल्दी से कहा, बड़े भाई लिविंगस्टन, डॉक्टर येगर के चिकित्सा कौशल वास्तव में उल्लेखनीय हैं और वह एक अच्छे इंसान भी हैं। चूंकि उन्होंने ऐसा कहा है, इसलिए इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। क्यों न आप डॉक्टर येगर से अपनी जांच करवा लें? श्रीमान शीहान सही कह रहे हैं। स्टीवर्ट का इलाज श्रीमान ने किया था। येगर और मुझे उनकी चिकित्सा क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। सॉयर लुइस ने भी अपनी राय व्यक्त की। 77 अध्याय 077 ईश्वर पृथ्वी पर अवतरित हुए। वो बच्चा आम लोगों को तो बेवकूफ बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्लिंट लॉकवुड ने गंभीरता से कहा और फिर अपनी कार में बैठकर होटल से निकल गया। इसी समय अर्नव येगर और जूलिया स्टीवर्ट भी होटल से बाहर निकल रहे थे। क्या उसे अब भी इस पर विश्वास नहीं है? अर्नव येगर ने पूछा। बिल शीहान ने आह भरी और कहा, हाँ भाई लिविंगस्टन, आपकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करते। अर्नव येगर ने कहा, चिंता मत करो, 3 दिनों में वह मान जाएगा। डॉक्टर येगर, क्या वाकई ब्रदर लिविंगस्टन के स्वास्थ्य में कोई समस्या है? बिल शीहान ने आधे विश्वास और आधे संदेह के साथ पूछा। अर्नव येगर ने सिर हिलाया। बिल शीहान ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो मैं बाद में ब्रदर लिविंगस्टन से बात करूंगा। इसके बाद अर्नव येगर ने बिल शीहान से थोड़ी देर बातचीत की, फिर वे दोनों अलग अलग होटल से चले गए। घर लौटते समय जूलिया स्टीवर्ट पीछे की सीट पर बैठी हुई थी, खिड़की से बाहर देखती हुई, जैसे किसी ख्यालों में खोई हुई हो, चुपचाप। लायनल येगर ने रियरव्यू मिरर में देखा और पूछा, जूलिया, तुम क्या सोच रही हो? जूलिया स्टीवर्ट ने अपना सिर घुमाकर कहा, लायनल, कोई व्यक्ति कुछ ही वर्षों में इतना क्यों बदल जाता है? अर्नव येगर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप क्लेयर वेल के बारे में बात कर रहे हैं? जूलिया स्टीवर्ट ने सिर हिलाया, उनकी आंखों में उदासी की झलक थी। जब हम विश्वविद्यालय में थे तब उसे ये बात पसंद नहीं थी। वह बहुत भोली, बहुत दयालु थी और उसने कभी भी गरीब घरों के छात्रों को नीची नज़र से नहीं देखा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ ही सालों में वह इतनी घमंडी हो जाएगी। मुझे लगा था कि यह डिनर पार्टी बहुत आनंददायक होगी, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि यह इस तरह से होगी। अर्नव येगर ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, लोग बदलते हैं। समाज एक बड़े रंग के कुंड की तरह है और यह हर किसी के मूल रूप को बदल देता है।
जूलिया स्टीवर्ट ने गहरी आह भरी, मुझे बस अफसोस होता है, हम उस समय कितने अच्छे दोस्त थे। इसमें दया करने जैसी कोई बात नहीं है। अर्नव येगर ने सिर हिलाते हुए कहा, क्लेयर वेल और आप एक ही दुनिया से नहीं हैं, आपके सामाजिक दायरे और दृष्टिकोण अलग अलग हैं। जूलिया स्टीवर्ट ने इसके बाद कुछ नहीं कहा, बल्कि खिड़की से बाहर चमकती नियॉन लाइटों, गुजरती कारों और पैदल चलने वालों को देखने लगी। उनकी आंखें अफसोस और उदासी से भरी हुई थीं। अर्नव येगर ने भी कुछ नहीं कहा और कार चलाने पर ध्यान केंद्रित किया। जल्द ही अर्नव येगर मुख्य सड़क से हटकर कम आबादी वाली सड़क पर सुचारू रूप से गाड़ी चलाने लगे। लेकिन ठीक उसी समय जब कार एक गली से गुजरने वाली थी, अचानक अर्नव येगर का दिमाग तनावग्रस्त हो गया और उन्हें खतरे का आभास हुआ। उसने अचानक रफ्तार बढ़ाई, स्टीयरिंग व्हील को तेजी से घुमाया और फिर जोर से ब्रेक लगा दिए। वाह! गाड़ी फिसलकर एक तरफ गिर गई, टायर सड़क पर बुरी तरह घिसटते हुए निकले। और ठीक उसी क्षण क्लैंग, हल्की सी आवाज के साथ, एक गोली कार की छत को छूते हुए गुजरी, जिससे चिंगारियों की बौछार हुई। जूलिया स्टीवर्ट को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला, इसलिए वह आगे की ओर झुक गई और उनका माथा सामने की सीट पर जोर से टकरा गया, जिससे वह चकरा गई। गाड़ी रुकने के बाद जूलिया स्टीवर्ट ने अपना माथा रगड़ा और जल्दी से पूछा, लायनल, क्या हुआ? अभी छत पर वो कैसी आवाज थी? अर्नव येगर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में ठंडी रोशनी की एक चमक कौंधी, और वह जल्दी से कार से बाहर निकला, सड़क के दूसरी ओर भागा, और कुछ उठाने के लिए नीचे झुक गया। जूलिया स्टीवर्ट को भी कुछ गड़बड़ होने का आभास हुआ और वह भी उसके पीछे कार से बाहर निकल गई। अर्नव येगर पास आए और छत की ओर इशारा करते हुए बोले, छत को देखो। जूलिया स्टीवर्ट ने छत की ओर देखा और तुरंत चौंक गई। छत पर एक लंबी खरोंच थी, मानो उसे किसी बहुत ही तेज धार वाली चीज से काटा गया हो। क्या हुआ? जूलिया स्टीवर्ट ने भावहीन होकर पूछा। अर्नव येगर ने अपना दाहिना हाथ उठाया और हथेली फैला दी। गोली! जूलिया स्टीवर्ट का शरीर कांपने लगा और उनका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। वास्तव में अर्नव येगर की हथेली में एक जली हुई गोली थी। यह सही है, अर्नव येगर ने सिर हिलाते हुए कहा, और यह एक स्नाइपर राइफल की गोली है। एक स्नाइपर राइफल की गोली? जूलिया स्टीवर्ट ने हैरानी से पूछा, क्या कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है? हो सकता है वे मुझे मारना चाहते हों। अर्नव येगर ने दूर तक देखा, फिर कहा, जूलिया, कार में बैठो और खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लो। इधर उधर मत भागो, बस मेरे वापस आने का इंतजार करो। आप क्या करने जा रहे हैं? जूलिया ने आश्चर्य से पूछा। मैं पता लगाऊंगा कि वह आदमी कौन है, अर्नव येगर ने जवाब दिया, फिर गली में दौड़कर रात के अंधेरे में गायब हो गया। जूलिया ने कुछ देर तक उस दिशा को देखा जिधर अर्नव गया था, फिर कार में बैठ गई और उसके निर्देशानुसार खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। गली में प्रवेश करने के बाद अर्नव ने तोप के गोले की तरह अपने पैरों से जबरदस्त ताकत लगाकर छलांग लगाई और 3 मंजिला इमारत की छत पर पहुंच गया। फिर वह तेजी से आगे बढ़ा और एक और जोरदार छलांग लगाकर 100 मीटर दूर स्थित एक 10 मंजिला इमारत की छत पर जा गिरा। इस समय अर्नव रात में चीते की तरह था, बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा था, एक इमारत से दूसरी इमारत पर कूद रहा था और हवा में परछाइयों की एक लकीर छोड़ रहा था। सौभाग्य से रात का समय था, अन्यथा अगर कोई इसे देख लेता तो वह चौंक जाता। इस समय सड़क से लगभग 800 मीटर दूर एक 20 मंजिला इमारत की छत पर, लानत है, काले रंग के तंग कपड़े पहने एक हटे कट्टे गोरे आदमी ने, हाथ में स्नाइपर राइफल लिए, दूर की ओर देखा और गुस्से से बड़बड़ाया। इस श्वेत व्यक्ति का नाम एंड्रू था। वह शेल कोड नाम वाला एक अंतर्राष्ट्रीय हत्यारा था। कुछ दिन पहले उसने डार्क वेब पर अर्नव की हत्या के लिए इनाम का आदेश देखा, और जब उसने $30 मिलियन का इनाम देखा तो वह लालच में आ गया। इसलिए रिवर सिटी पहुंचने के बाद उसने अर्नव के दैनिक आवागमन की जांच की और फिर अर्नव को निशाना बनाने के लिए यहां घात लगाकर हमला करने की योजना बनाई। अप्रत्याशित रूप से निशाना बनाया गया व्यक्ति बेहद सतर्क था और हमले से बचने में कामयाब रहा। अब उसकी हत्या का प्रयास विफल हो गया था और उसके भेद खुलने का बहुत बड़ा खतरा था। इसलिए उसने जल्दी से वहां से निकलने और अगली बार अर्नव पर फिर से निशाना साधने की कोशिश करने का फैसला किया। उसने जल्दी से स्नाइपर राइफल को सेलो के डिब्बे में रखा और जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, ठीक उसी क्षण टकरा जाना, दूर स्थित एक इमारत की छत से एक तेज आवाज आई। उसने अचानक ऊपर देखा, उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों में भय भरा हुआ था। उसने 100 मीटर दूर एक इमारत की छत पर एक अकेली आकृति को चुपचाप खड़े देखा, मानो वह एक भाले की तरह खड़ी हो। चांदनी उस आकृति पर पड़ रही थी, जिससे एक हल्की सी चमक फैल रही थी, मानो कोई देवता स्वर्ग से अवतरित हुआ हो। चांदनी में उसे उस आकृति का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। वह कोई और नहीं बल्कि उनका निशाना अर्नव येगर था। ये कैसे हो सकता है?
कुछ मिनट पहले अर्नव 800 मीटर दूर सड़क पर था, वह अचानक यहाँ कैसे प्रकट हो गया? इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके सामने वाली इमारत 30 मंजिल से भी अधिक ऊंची थी। ये बच्चा वहां तक कैसे पहुंच सकता था? लिफ्ट से जाना भी इतना तेज नहीं होगा, है ना? आपको पाया। लायनल येगर ने एंड्रू की ओर देखा और धीमी आवाज में बोले। हालांकि अर्नव की आवाज धीमी थी, लेकिन एंड्रू के कानों में वह स्वयं मृत्यु के देवता की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। उसकी आवाज अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अर्नव ने छलांग लगाई, 80 मीटर की खाई को सीधे पार करते हुए क्लांक की आवाज के साथ उस छत पर उतरा जहां एंड्रू था। 78 अध्याय 078 पैसा आपकी जिंदगी नहीं खरीद सकता। सामने का नजारा देखकर एंड्रू अविश्वास से लगभग अवाक रह गया। इस बच्चे ने सचमुच 80 मीटर ऊंची इमारत की छत से कूदकर यहां तक का सफर तय किया था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि इन दोनों इमारतों की ऊंचाई में लगभग 30 मीटर का अंतर था। ये बच्चा 30 मीटर से अधिक की ऊंचाई से गिर गया और उसे कोई चोट नहीं आई। एंड्रयू, जो हमेशा से ही अंधेरी दुनिया में रहा था, ने खतरे को तुरंत भांप लिया। इसलिए बिना किसी झिझक के उसने सीधे अपनी कमर से एक कोल्ट पिस्टल निकाली और अर्नव येगर पर लगातार गोलियां चलाईं। एक के बाद एक गोलियां आसमान से सनसनाती हुई अर्नव येगर की ओर बढ़ रही थीं। हालांकि जैसे ही ये गोलियां उसकी ओर आईं, अर्नव ने अपने शरीर के भीतर मौजूद सच्ची ऊर्जा को सक्रिय किया, जिससे उसका पूरा शरीर कांप उठा। पलक झपकते ही एक स्वर्णिम सच्ची ढाल ने अर्नव येगर को घेर लिया। डिंग डिंग डिंग, ये गोलियां ट्रूची शील्ड से टकराईं, जिससे लोहे की दीवार से टकराने जैसी स्पष्ट आवाजें आईं। क्या? एंड्रू ने हैरानी से चिल्लाते हुए गोलीबारी जारी रखने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही एंड्रू ने गोली चलाना शुरू किया, अर्नव येगर हरकत में आ गए। अगले ही पल बूम, टक्कर की एक धीमी सी आवाज गूंजी। ओह! एंड्रू को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ट्रेन ने टक्कर मार दी हो। वह सीधे पीछे की ओर फेंक दिया गया और 10 मीटर से भी अधिक दूर जा गिरा। बंदूक भी एक तरफ गिर गई और अर्नव येगर वहीं प्रकट हुए जहां कुछ क्षण पहले एंड्रू खड़े थे और धीरे धीरे अपना पैर पीछे खींच रहे थे। अपना सीना पकड़े हुए एंड्रू ने डरते हुए अर्नव येगर की ओर देखा और कांपते हुए टूटी फूटी ईस्ट नेशन भाषा में पूछा, क्या तुम इंसान हो या भूत? आप क्या सोचते हैं? अर्नव येगर ने उदासीनता से हल्की सी हंसी हंसी और फिर धीरे धीरे एंड्रू की ओर चलने लगा। मरना! एंड्रू चीख उठा, सीने में हो रहे दर्द को सहते हुए तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया, एक खंजर निकाला और अर्नव येगर पर झपट पड़ा। जैसे ही वह अर्नव येगर के पास पहुंचा, एंड्रू ने सीधे अर्नव येगर की छाती पर खंजर से वार कर दिया। अर्नव ने अपना दाहिना हाथ उठाया और हवा में ही उसकी कलाई को पकड़ लिया, फिर उसे जोर से दबाया। दरार! एकदम साफ आवाज। आह! एंड्रयू दर्द से कराहते हुए एक और चीख मारी, क्योंकि उसकी कलाई सीधे कुचल दी गई थी। तुरंत ही अर्नव ने एक और लात मारी, जिससे वह फिर से बाहर जा गिरा। एंड्रयू एक बार फिर 10 मीटर से अधिक दूर जा गिरा, उसकी छाती की कई पसलियां टूट गईं, जिससे वह दर्द से दांत पीसने लगा। उसके पास अपने शरीर के दर्द के बारे में सोचने का समय नहीं था। उसने पास ही गिरी हुई बंदूक को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, अर्नव उसके बगल में खड़ा हो गया और उसके हाथ पर पैर से वार कर दिया। आह! एंड्रू दर्दनाक ढंग से चीख रहा था, उसकी हथेली की हड्डियां पूरी तरह से चूर चूर हो गई थीं और खून बेरोक टोक बह रहा था। लायनल येगर ने एंड्रू की ओर नीचे देखा, उसकी आवाज भारी थी, मुझे बताओ, तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा था? एंड्रू का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके माथे से पसीना बह रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से कहा, मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? अर्नव येगर ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, एंड्रू का गला पकड़ा और उसे ऊपर उठा लिया। उसका दाहिना हाथ लगातार कसता गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम मुझे बताने वाले हो? अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। एंड्रू का चेहरा लाल हो गया, वह हौंकते हुए बोला, मुझे सच में नहीं पता, मैंने डार्क वेब से इनाम स्वीकार कर लिया था। डार्क वेब पर सभी इनाम गुमनाम रूप से प्रकाशित किए जाते हैं, कोई नहीं जानता कि उन्हें कौन प्रकाशित करता है। अर्नव येगर को यह स्पष्ट हो गया था कि वह आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, डार्क वेब क्या है? एंड्रू ने जवाब दिया, डार्क वेब एक ऐसा मंच है जिसे डार्क वर्ल्ड ने बनाया है। वे सभी चीजें जो दिन के उजाले को सहन नहीं कर सकती, डार्क वेब पर मौजूद हैं। डार्क वेब पर केवल आपकी कल्पना ही सीमा है, न कि वेब क्या हासिल कर सकता है। हत्या के लिए इनाम देना डार्क वेब पर उपलब्ध सेवाओं में से एक है। अर्नव येगर अचानक चुप हो गए। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मौजूद होगा। यह अंधकार में संसार आखिर है क्या? और आखिर कौन मुझे मारने की कोशिश कर रहा है? क्या ये जॉर्डन परिवार है, वेल परिवार है, लुइस परिवार है या फिर 4 महान व्यापारी संघों में से कोई है? एंड्रू ने विनती करते हुए कहा, महोदय, जब तक आप मेरी जान बख्श देंगे, मैं आपको पैसे दे दूंगा।
अब उसे वाकई पछतावा हो रहा था। अगर उसे पहले से पता होता कि बाउंटी ऑर्डर का लक्ष्य इतना खौफनाक है, तो वह इस मिशन को कभी स्वीकार नहीं करता, भले ही इसमें उसकी जान चली जाए। इतने खूंखार किरदार के लिए $30 मिलियन का इनाम भी काफी नहीं है। अब उसके पास केवल यही उम्मीद थी कि वह अर्नव येगर को पैसे देकर अपनी जान बचाने के लिए मना लेगा। ये देखकर कि अर्नव येगर ने कोई जवाब नहीं दिया, एंड्रू ने आगे कहा, सर, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं आपको $50 मिलियन दे सकता हूं। लायनल येगर ने एंड्रू को ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, तुम्हारी जिंदगी भी नहीं। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, अर्नव येगर का दाहिना हाथ तेजी से मुट्ठी बन गया। दरार, एंड्रू की गर्दन मरोड़ दी गई थी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लायनल येगर ने लापरवाही से एंड्रू को जमीन पर पटक दिया, फिर अपनी वास्तविक ऊर्जा का उपयोग करते हुए एक सुनहरी अग्नि का सृजन किया, जिससे वह जलकर खून के पोखर में तब्दील हो गया। जो लोग उसे मारना चाहते हैं, अर्नव येगर उन पर कोई दया नहीं दिखाएगा। विशेषकर इस तरह का आदमी जो पैसों के लिए हत्या करने में माहिर है, किसी को नहीं पता कि उसने कितनी जानें ली हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति की हत्या करते समय अर्नव येगर को कोई अपराध बोध नहीं हुआ। छत पर खड़े होकर अर्नव येगर ने ठंडे चेहरे से दूसरी ओर देखा। हालांकि उसे अभी तक यह नहीं पता था कि उसे कौन मारना चाहता है, लेकिन एक दिन दूसरा पक्ष खुद को प्रकट कर देगा। साथ ही इस व्यक्ति द्वारा वर्णित अंधकार में संसार में देर सवेर वह कदम रखेगा और देखेगा कि वह किस प्रकार का संसार है। इसके बाद अर्नव येगर ने एक हल्की छलांग लगाई, सामने वाली इमारत पर उतरे और रात के अंधेरे में गायब हो गए। एलिप्सिस, एक ही समय पर सड़क के किनारे खड़ी एक कार में, जो 800 मीटर दूर थी। जूलिया स्टीवर्ट कार में बैठी थी, उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह बहुत घबराई हुई थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वापसी के रास्ते में उसका सामना एक स्नाइपर से होगा। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों और टीवी शो में ही होता है, लेकिन अब ये वास्तविक जीवन में हो रहा था। अर्नव येगर अब स्नाइपर को ढूंढने निकल पड़ी है, और उसे नहीं पता था कि अर्नव येगर खुद खतरे में पड़ सकती है या नहीं। थोड़ी देर इंतजार के बाद नॉक नॉक नॉक, कार की खिड़की पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गई और जल्दी से खिड़की से बाहर देखा तो अर्नव येगर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आखिरकार उसने राहत की सांस ली, फिर कार की खिड़की और दरवाजा खोला। अर्नव येगर ने दरवाजा खोला और कार में बैठ गए। लायनल येगर, क्या आपको वह स्नाइपर मिला? जूलिया स्टीवर्ट ने उत्सुकता से पूछा। अर्नव येगर ने बेबसी से कहा, अरे दुर्भाग्य से वह आदमी भाग निकला। वह जूलिया स्टीवर्ट को अभी अभी हुई घटना के बारे में बताना नहीं चाहता था। अगर उसे पता चलता कि उसने किसी की हत्या की है, तो वह डर जाती। जूलिया स्टीवर्ट ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और फिर से पूछा, क्या वाकई कोई तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा है? होना चाहिए। अर्नव येगर ने सिर हिलाया। आखिर कौन तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है? जूलिया स्टीवर्ट ने चिंता से पूछा। मुझे अभी इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। अर्नव येगर ने सिर हिलाया और आगे कहा, लेकिन चिंता मत करो, एक दिन मैं उस व्यक्ति को ढूंढ लूंगा। जूलिया स्टीवर्ट के चेहरे पर अभी भी चिंता के भाव देखकर अर्नव येगर ने मुस्कुराते हुए उन्हें दिलासा दिया, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। रिवर सिटी में मुझे मारने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। चलो घर चलते हैं। चलो घर चलते हैं। 79, अध्याय 079, पृथ्वी रैंकिंग मास्टर। रात के 11 बजे ड्रैगन रिवर मैनर हॉल में बत्तियां बहुत तेज जल रही थीं। शेरिडन जूल्स मुख्य सीट पर बैठे थे, उनका चेहरा उदास था। उसके बाईं और दाईं ओर 3-3 लोग बैठे थे, जिनमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल थे। ड्रैगन मास्टर, आपने हमें आज रात यहाँ क्यों बुलाया? क्या चल रहा है? छोटे बालों वाला और माथे पर सफेद बालों का गुच्छा लिए एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने शेरिडन जूल्स से पूछा। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति केर टॉल्किन था, जो साउथ हेवन बिजनेस एसोसिएशन का अध्यक्ष था। हाँ ड्रैगन मास्टर, काफी देर हो चुकी है, बस हमें बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए। एक मोटे आदमी ने, जिसके सिर पर बाल नहीं थे और चेहरा क्षैतिज फ्लैश से भरा हुआ था, एक वाक्य को अपने ऊपर थोप दिया। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति जॉन फ्रैंकलिन था, जो नॉर्दर्न राइज कॉमर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष था। शेरिडन जूल्स ने गंभीरता से कहा, मैंने आप सभी को आज रात यहाँ उस लड़के अर्नव येगर से निपटने के तरीके पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। वह मेरे दिल में चुभने वाले कांटे की तरह है, और जब तक उसे हटा नहीं दिया जाता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। जॉन फ्रैंकलिन ने हाथ हिलाते हुए कहा, इसमें इतनी मुश्किल क्या है? हम में से प्रत्येक कुछ सक्षम आदमियों को उस बच्चे को मारने के लिए भेज सकता है। बिल्कुल सही, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह सिर्फ एक ही इंसान है। केर टॉल्किन ने भी अपनी बात रखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि वह नौजवान ग्रैंड मास्टर है। अगर उससे छुटकारा पाना इतना आसान होता, तो मैं आप सबको परेशान नहीं करता।
शेरिडन जूल्स ने अपना सिर हिलाया और उस युवती की ओर देखा जो पूरे समय चुप रही थी। आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, जेरल्डिन, तुम क्या सोचती हो? जेरल्डिन नाम की महिला जिफेंग बिजनेस एसोसिएशन की अध्यक्ष जेरल्डिन जैक थीं। के टॉल्किन और जॉन फ्रैंकलिन दोनों ने जेरल्डिन जैक की ओर देखा। आमतौर पर यह महिला बहुत मुखर थी, लेकिन आज रात वह असामान्य रूप से शांत थी, जिससे वे लोग हैरान थे। जेरल्डिन जैक ने कहा, ड्रैगन मास्टर जो भी फैसला करेंगे, मैं उसका पालन करूंगी। हे, शेरिडन जूल्स ने हंसते हुए कहा, लगता है तुम भी उस बच्ची से हार गई हो, जेरल्डिन। ये सुनकर के टॉल्किन और जॉन फ्रैंकलिन दोनों ही स्तब्ध रह गए। ड्रैगन मास्टर, आपका इससे क्या मतलब है? जॉन फ्रैंकलिन ने चिढ़कर पूछा। शेरिडन जूल्स ने जॉन फ्रैंकलिन को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि जेरल्डिन जैक को ध्यान से देखते हुए कहा, जेरल्डिन, मैंने सुना है कि तुम भी हाल ही में उस लड़के से मिली हो और उसे अपना बनाना चाहती हो, है ना? अरे! जॉन फ्रैंकलिन चौंक गए और बोले, जेरल्डिन, क्या तुम भी उस बच्चे से मिली हो? के टॉल्किन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, जेरल्डिन, ये ठीक नहीं है। हमने उस लड़के से मिलकर निपटने पर सहमति जताई थी, लेकिन आप उससे चुपके से मिले और उसे अपने पक्ष में करना चाहते थे। अगर उसे पता चल गया कि हम उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तो हमारी योजना विफल हो सकती है। ये देखकर कि शेरिडन जूल्स स्पष्टवादी थी, जेरल्डिन जैक ने तुरंत स्वीकार किया, ड्रैगन मास्टर, आप सही कह रहे हैं, मैं वास्तव में उस बच्चे से मिली हूँ। मैं उसे भर्ती करना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। उसके बाद मैंने उससे लड़ाई की, लेकिन मैं उसका मुकाबला करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था। क्या तुम उसके मुकाबले के लायक नहीं थे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह बच्चा सच में इतना ताकतवर है। के टॉल्किन और जॉन फ्रैंकलिन दोनों अविश्वास से घूर रहे थे, उनकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। जब शेरिडन जूल्स ने पहले कहा था कि वह उस लड़के को नहीं हरा सकता, तो उन्हें संदेह हुआ था। लेकिन अब जब जेरल्डिन जैक ने भी यही बात कही, तो उन्हें इस पर विश्वास करना ही पड़ा। जेरल्डिन जैक ने सिर हिलाया और कहा, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वह लड़का ग्रैंडमास्टर है, हम में से कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। एल्डर केर, एल्डर जॉन, आपका उस लड़के से कोई वास्ता नहीं रहा है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि आप यह नहीं जानते कि वह कितना शक्तिशाली है। शेरिडन जूल्स ने केर टॉल्किन और जॉन फ्रैंकलिन से कहा, और फिर जेरल्डिन जैक की ओर देखकर कहा, जेरल्डिन, वह लड़का घमंडी है और कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा, इसलिए उस विचार को छोड़ दो। जेरल्डिन जैक ने सिर हिलाकर कहा, तो मैं भी ड्रैगन मास्टर के उस बच्चे को खत्म करने के सुझाव से सहमत हूँ। शेरिडन जूल्स ने गुनगुनाते हुए कहा, यह लड़का बहुत मजबूत है और शायद ग्रैंडमास्टर बन सकता है। अगर हम उसे हराना चाहते हैं, तो हमें निर्णायक हमला करना होगा और उसे सांस लेने का भी मौका नहीं देना होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि चारों प्रमुख संगठन अपने सभी अभिजात वर्ग के लोगों को एक ही बार में उस बच्चे को मारने के लिए भेज दें। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं। मैं इस सुझाव से सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। के टॉल्किन, जॉन फ्रैंकलिन और जेरल्डिन जैक ने सहमति में सिर हिलाया। शेरिडन जूल्स ने कहा, बेशक, हमारे अभिजात वर्ग को भेजने के अलावा, मुझे डर है कि ये पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए मैंने पृथ्वी रैंकिंग विशेषज्ञ को भी हमारी मदद करने के लिए आमंत्रित किया। एक अर्थ रैंकिंग विशेषज्ञ। ये सुनकर के टॉल्किन, जॉन फ्रैंकलिन और जेरल्डिन जैक सभी स्तब्ध रह गए। क्योंकि वे मार्शल आर्टिस्ट थे, इसलिए वे जानते थे कि पूर्वी राष्ट्र में मार्शल आर्ट की दो श्रेणियां थीं, पृथ्वी श्रेणी और आकाश श्रेणी। इन दोनों सूचियों में जिन लोगों को स्थान दिया जा सकता था, वे सभी पूर्वी राष्ट्र के मार्शल आर्ट जगत के सबसे ताकतवर खिलाड़ी थे। पृथ्वी रैंकिंग में 72 लोग थे और आकाश रैंकिंग में 36 लोग थे। यहां तक कि अर्थ रैंकिंग के सभी ताकतवर लोग ग्रैंडमास्टर थे, और अर्थ रैंकिंग में शीर्ष पर रहने वाले लोग पहले ही ग्रेट ग्रैंडमास्टर के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। जहां तक स्काई रैंकिंग की बात है, ये कहने की जरूरत नहीं है कि सबसे कमजोर खिलाड़ी भी ग्रेट ग्रैंडमास्टर था। यह सही है। शेरिडन जूल्स ने सिर हिलाया और कहा, यह अर्थ रैंकिंग विशेषज्ञ संयोगवश रिवर सिटी में काम कर रहा था, इसलिए मैंने उसे आमंत्रित कर लिया। ड्रैगन मास्टर, आपने किस अर्थ रैंकिंग विशेषज्ञ को आमंत्रित किया था? जॉन फ्रैंकलिन ने जल्दी से पूछा। सिल्वी में चाकू, मार्टिन टिसडेल। शेरिडन जूल्स ने जवाब दिया और फिर जोर से कहा, कृपया एल्डर टिसडेल का स्वागत करें। जैसे ही शब्द बोले गए, लगभग 1.7 मीटर लंबा एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और जिसके लंबे चांदी जैसे भूरे बाल थे, बाहर से कदम कदम करके अंदर आया। हालांकि वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही साधारण लग रहा था, जिससे केर टॉल्किन और अन्य लोग कुछ हद तक संशय में थे। क्या ये बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में पृथ्वी रैंकिंग विशेषज्ञ, नाइफ इन द स्लीव, मार्टिन टिसडेल था? कुछ ही देर में बूढ़ा आदमी हॉल के बीचों बीच आ गया। अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए और चेहरे पर गर्व का भाव लिए हुए, उसने शेरिडन जूल्स से उदासीनता से कहा, शेरिडन जूल्स, मैं दक्षिण संरक्षण राजा के प्रति सम्मान के कारण केवल एक बार तुम्हारी मदद कर रहा हूं। अन्यथा
क्या आपको लगता है कि मैं मात्र $50 मिलियन से प्रभावित हो जाऊंगा? वास्तव में, एल्डर टिस्डेल का दर्जा इतना ऊंचा है कि पैसा भी उन्हें काम पर नहीं रख सकता। एल्डर टिस्डेल, मुझे सम्मान दिलाने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। शेरिडन जूल्स ने हाथ जोड़कर चापलूसी की। मार्टिन टिस्डेल ने बड़ी संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर उसने कहा, शेरिडन जूल्स, उस बच्चे को मारने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। आपको कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी, अन्यथा आप मेरे लिए बोझ बन जाएंगे। ये सुनकर केर टॉल्किन, जॉन फ्रैंकलिन और गेरल्डन जैक थोड़ा परेशान हो गए। ये बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से उन्हें नीचा समझता था। जेरल्डन जैक ने एक कप कॉफी ली और पूछा, क्या आप सचमुच मार्टिन टिस्डेल हैं, जो नाइफ इन द स्लीव के रूप में अर्थ रैंकिंग में 62 स्थान पर हैं? बिल्कुल। मार्टिन टिस्डेल ने गेरल्डन जैक को तिरछी नजर से देखा और पूछा, क्या तुम्हें इस पर विश्वास नहीं है? मैं ऐसा कैसे नहीं कर सकता? ड्रैगन मास्टर ने ऐसा कहा है, तो मैं इस पर विश्वास क्यों न करूं? जेरल्डन जैक ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, एल्डर टिस्डेल हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, कृपया कुछ कॉफी पीजिए। 80 अध्याय 08 3 दिन बाद। आवाज में कोई बदलाव नहीं आया था। जेरल्डन जैक ने अपनी पूरी ताकत अपने दाहिने हाथ में समेट ली और फिर अपनी कलाई को जोर से झटका दिया। वूश! उसके हाथ से प्याला सीधे छूट गया, जो तेज गति से घूमता हुआ बूढ़े आदमी की ओर सीटी बजाता हुआ चला गया। वह बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा रहा, उसकी तरफ देखे बिना, बस हल्के से अपना दाहिना हाथ हिलाता रहा। पलक झपकते ही, स्विश! उसकी आस्तीन से उसकी तर्जनी उंगली के आकार का एक सुनहरा छोटा सा ब्लेड अचानक बाहर निकल आया। छोटी सी तलवार हवा में उड़ती हुई गुजरी और उससे एक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी निकली। अगले ही पल, बूम! सुनहरे रंग के छोटे से ब्लेड ने सीटी बजाने वाले कप को सीधे चकनाचूर कर दिया। कप के चकनाचूर होने के बाद, सोने का छोटा ब्लेड कॉफी के छींटों को चीरता हुआ जेरल्डन जैक के सिर के ठीक ऊपर से गुजरा और धड़ की आवाज के साथ दूर की दीवार पर जोर से जा लगा। जेरल्डन जैक के सिर से बालों की एक लट गिर गई, जिससे वह पसीने से तरबतर हो गई। इस पल, एल्डशिया, कृपया थोड़ी कॉफी पीजिए। केर टॉल्किन और जॉन फ्रैंकलिन ने एक साथ चिल्लाते हुए अपने कप फेंक दिए। दो प्याले तेज गति से घूमते हुए, चिल्लाते हुए बूढ़े आदमी की ओर बढ़ रहे थे। और ठीक उसी तरह जैसे प्याले चीखते हुए उड़ गए। केर टॉल्किन और जॉन फ्रैंकलिन दोनों उठे और बूढ़े आदमी की ओर दौड़ पड़े। बूढ़े आदमी के होंठ तिरस्कारपूर्ण मुस्कान में बदल गए। वह अभी भी वहीं खड़ा था, लापरवाही से अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे हिला रहा था। पलक झपकते ही, स्विश स्विश! उसकी आस्तीनों से दो सुनहरी छोटी तलवारें निकली और हवा में दो सुनहरी बिजली की चमक की तरह तेजी से आगे बढ़ीं। अगले ही पल, बूम बूम! दो सुनहरे छोटे ब्लेडों ने एक साथ दोनों प्यालों को चकनाचूर कर दिया, फिर चीखते हुए केर टॉल्किन और जॉन फ्रैंकलिन की गर्दन के पास से गुजरे। धड़ धड़! सोने की दो छोटी तलवारें दूसरी दीवार पर मजबूती से कीलों से ठोंकी हुई थीं। केर टॉल्किन और जॉन फ्रैंकलिन दोनों ने अपनी गर्दन को छुआ, घावों से ताज़ा खून बह रहा था। वे दोनों बुरी तरह कांप रहे थे, उनके दिल भय से भर गए थे। अगर उस बूढ़े आदमी ने अभी उन्हें मारना चाहा होता, तो शायद वे अब तक मर चुके होते। अब, चाहे वो केर टॉल्किन और जॉन फ्रैंकलिन हों, या गेरल्डन जैक, वे सभी पूरी तरह से आश्वस्त थे कि उनके सामने खड़ा बूढ़ा व्यक्ति पौराणिक पृथ्वी रैंकिंग विशेषज्ञ, स्लीव में चाकू, मार्टिन टिस्डेल था। एल्डर शिया को नमस्कार। केर टॉल्किन, जॉन फ्रैंकलिन और गेरल्डन जैक ने सम्मानपूर्वक भाव व्यक्त किए और मार्टिन टिस्डेल के सामने सिर झुकाया। मार्टिन टिस्डेल ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर दोनों हाथों को हिला दिया। उन्होंने देखा कि दीवार पर टंगी तीन सुनहरी छोटी तलवारें दीवार से उतर गईं, मुड़कर पीछे की ओर मुड़ गईं और उसकी आस्तीनों में समा गईं। हा हा हा! शेरिडन जूल्स जोर से हंस पड़ी, आगे बढ़ते हुए बोली, एल्डर्जिया, कोई बात नहीं, केर के दल के लोग बस आपके खिलाफ अपने कौशल को आजमाना चाहते थे और आपका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते थे। मार्टिन टिस्डेल ने उदासीनता से कहा, ये ठीक है, युवा लोग मार्गदर्शन की तलाश में हैं, बूढ़ा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उनका मार्गदर्शन करेगा। शेरिडन जूल्स ने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, एल्डर्जिया के यहाँ होने से, वह लड़का अर्नव येगर तो पक्का मर चुका है। इसे बूढ़े आदमी पर छोड़ दो। मार्टिन टिस्डेल ने कहा। केर टॉल्किन और जॉन फ्रैंकलिन भी उत्साहित नजर आ रहे थे। एल्डर्जिया की कार्रवाई और उनके द्वारा भेजे गए विशिष्ट सैनिकों के चलते, वह बच्चा निश्चित रूप से मर जाएगा, चाहे उसके 3 सिर और 6 हाथ ही क्यों न हों। हम कब शुरू करेंगे? मार्टिन टिस्डेल ने पूछा। 3 दिन बाद, शेरिडन जूल्स ने जवाब दिया और फिर आगे कहा, 3 दिनों में, हम एल्डर्जिया की सहायता के लिए अपने सबसे शक्तिशाली अभिजात वर्ग को उस बच्चे को मौत की सजा देने के लिए भेजेंगे। मार्टिन टिस्डेल ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या मैंने ये पहले ही नहीं कहा था? मैं पहले से ही काफी अकेला हूं। शेरिडन जूल्स मुस्कुराया और बोला, एल्डर वेल, आपकी हैसियत को देखते हुए, आप इतनी आसानी से कार्रवाई कैसे कर सकते हैं?
अगर हमारे लोग वाकई इसे संभाल नहीं सकते तो आपके लिए तब भी आगे आने में देर नहीं होगी। मार्टिन टिसडेल ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जैसा आपने कहा वैसा ही करते हैं। महान शेरिडन जूल्स ने आखिरकार राहत महसूस करते हुए जोर से सिर हिलाया। अंततः वह उस बड़े छिपे हुए खतरे से छुटकारा पा सकता था। जेरल्डिन जैक ने मन ही मन आह भरी। ओह अर्नव येगर, काश तुम मेरे लिए काम करने को तैयार हो जाते, तो तुम पर यह घातक विपत्ति न आती। जब अर्थ रैंकिन का एक विशेषज्ञ यात्रा पर हो, तो क्या आप अभी भी जीवित रह सकते हैं? अलिप्सिस। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। सुबह का समय था। नहीं, एक डिवाइन रिवर गार्डन विला। लायनल येगर, जूलिया स्टीवर्ट, नैन्सी मैडॉक्स और सिल्विया वॉरेन एक साथ नाश्ता कर रहे थे। जूलिया स्टीवर्ट ने दूध का एक घूंट लिया और नैन्सी मैडॉक्स से कहा, मॉरिस, आज वीकेंड है, क्या हम साथ में शॉपिंग करने चलें? नैन्सी मैडॉक्स ने अपना सिर हिलाया और कहा, जूलिया, परेशान मत हो, तुम्हें अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए। मुझे घर पर रहना ठीक लगता है। आप हर दिन घर पर कैसे रह सकते हैं? आपको बाहर जाकर ताजी हवा लेनी चाहिए। जूलिया स्टीवर्ट ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसके अलावा, मैं कुछ समय से लगातार काम कर रही हूँ, और मैं भी थोड़ा आराम करना चाहूंगी। तो, मॉरिस, क्या आप मेरे साथ आएंगे, कृपया? अच्छा तब। नैन्सी मैडॉक्स ने सहमति में सिर हिलाया। जूलिया स्टीवर्ट ने अर्नव येगर की ओर मुड़कर कहा, लियोनेल, आज मैं बैग धोने का काम आपको सौंप रही हूँ। लायनल येगर मुस्कुराए और बोले, मुझे आप खूबसूरत महिलाओं की सेवा करने में बेहद खुशी होगी। नाश्ते के बाद अर्नव येगर ने नैन्सी मैडॉक्स को फिर से एक्यूपंक्चर उपचार दिया और फिर उन्होंने मर्सिडीज बेंज बिग जी को गराज से बाहर निकाला। इसके बाद उन्होंने नैन्सी मैडॉक्स को कार में बैठने में मदद की और व्हीलचेयर को मोड़कर कार के ट्रंक में रख दिया। हालांकि जैसे ही जूलिया स्टीवर्ट कार में बैठने वाली थी, अचानक उनके मोबाइल फोन पर एक कॉल आई। जूलिया स्टीवर्ट एक तरफ गई और फोन का जवाब दिया। कॉल के बाद जूलिया स्टीवर्ट असहाय दिखी और बोली, मॉरिस, कंपनी से अभी अभी फोन आया था और मुझे एक जरूरी काम निपटाना है, इसलिए मुझे खेद है कि मैं आपके साथ खरीदारी करने नहीं जा पाऊंगी। नैन्सी मैडॉक्स ने कहा, कोई बात नहीं, बस अपने काम पर ध्यान दो। जूलिया स्टीवर्ट ने अर्नव येगर से कहा, लियोनेल, आज मॉरिस को खरीदारी के लिए ले जाना आपकी जिम्मेदारी है। ये सुनिश्चित करें कि वह अच्छी तरह से सुरक्षित है। लायनल येगर ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरे साथ रहने से मिस मैडॉक्स की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जूलिया स्टीवर्ट ने सिर हिलाया और फिर नैन्सी मैडॉक्स से कहा, मॉरिस, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, तो बस इस आदमी से मदद मांग लेना, शर्माना मत। ठीक है। नैन्सी मैडॉक्स हंस पड़ी और उसने सिर हिलाया। जूलिया स्टीवर्ट ने उन्हें कुछ और निर्देश दिए, फिर अपनी मासेराती प्रेसिडेंट में विला से चली गईं। अर्नव येगर भी मर्सिडीज बेंज बिग जी में बैठ गए और नैन्सी मैडॉक्स से पूछा, मिस मैडॉक्स, हमें खरीदारी के लिए कहाँ जाना चाहिए? नैन्सी मैडॉक्स ने कहा, चलो न्यू वर्ल्ड मॉल चलते हैं। जरूर। अर्नव येगर ने सिर हिलाया, जीपीएस चालू किया, कार स्टार्ट की और सीधे न्यू वर्ल्ड मॉल की ओर चल दिए। 1 घंटे बाद अर्नव येगर अपनी कार से न्यू वर्ल्ड मॉल पहुंचे। कार पार्क करने के बाद अर्नव येगर ने व्हीलचेयर को धक्का दिया। सिल्विया वॉरेन उनके पीछे पीछे चल रही थी और वे दोनों एक साथ मॉल में दाखिल हुए। रिवर सिटी के सबसे बड़े मॉलों में से एक होने के नाते न्यू वर्ल्ड मॉल में भोजन, पेय और मनोरंजन के मामले में वह सब कुछ था जिसकी कोई कामना कर सकता था, और यहाँ दुनिया भर के सभी प्रकार के लग्जरी ब्रांड बुटीक पाए जा सकते थे। सड़क पर चल रहे हर व्यक्ति ने बिना रुके देखा और इशारा किया। इतनी खूबसूरत लड़की का विकलांग होना कितना दुखद है। यही है ना। इतनी खूबसूरत महिला को व्हीलचेयर पर बैठे देखना कितना दुखद है। अरे, अगर वह विकलांग है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वह घर पर भी देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। नैन्सी मैडॉक्स को लंबे समय से सभी की अजीब निगाहों और गपशप की आदत हो चुकी थी, इसलिए उसे बिल्कुल भी परेशानी महसूस नहीं हुई। हालांकि अर्नव येगर खुश नहीं थे। ठंडी निगाहों से देखते हुए अर्नव येगर चिल्लाया, क्या देख रहे हो? भाड़ में जाओ।